गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सबसे पहले ये देखिए, कल हमने जो पढ़े थे उसको हम पहले रिवाइज करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। कल हमने बेटा इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर शुरू किए थे और वहां पे देखे थे कि इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर में हमें ये देखना है कि हम क्लेम कैसे करेंगे इंश्योरेंस अमाउंट का। क्लेम कैसे करेंगे जब कोई लॉस हो जाता है तो उस चीज को क्लेम कैसे करेंगे। तो वैसे तो बहुत तरह के इंश्योरेंस होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ कौन से कवर है? एक क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक और क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये दो तरह के क्लेम ही हमारे सिलेबस में कवर है। क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक में अभी ये चीज देखना है कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितना था, और उसमें से जो भी सेल्वेज गुड्स रहता है वो हम क्या कर देते, माइनस। लेकिन ये चीज है कि भाई स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर हमको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो हमको कैलकुलेट करना होता है। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर हम किस तरीके से कैलकुलेट करते? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एक होता है कि क्या फिजिकल वेरिफिकेशन से हम कर सकते कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर? पॉसिबल नहीं है कि फिजिकल वेरिफिकेशन से स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कैलकुलेट करें। क्यों? क्योंकि आग लग गई तो स्टॉक भी हमारा जल चुका है, तो वो पॉसिबल नहीं है। सेकेंड हमने देखे तरीका, क्या हम लोग स्टॉक रिकॉर्ड से देख सकते हैं कि जो आपने फीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड सीए फाउंडेशन में पढ़े, क्या उसके तरीके से हम निकाल सकते? वो भी पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि स्टॉक रिकॉर्ड भी हमारा जिस दिन आग लगी हम यही मानते कि वो भी जल गया, तो फिर कैसे निकालेंगे? तो एक तीसरा तरीका होता है, उसे हम कहते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। सो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हम लोग। और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्या चीज होते हैं, हम इसे क्यों मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कहते? इसे हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट इसीलिए कहते क्योंकि हम लोग इसको कोई पूरे साल का ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बन रहा। जिस साल आग लगी, सपोज इस एग्जांपल में जो हमने कल डिस्कस किए थे 30 ऑफ जून 22 को, यहां पे डेट, दिस इज डेट ऑफ फायर, तो साल के शुरुआत से यहां डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से लेके जिस दिन आग लगी उस तारीख तक के का ट्रेडिंग अकाउंट बनाते। तो हमने कोई अकाउंटिंग साइकिल, कोई पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस यहाँ पे कोई शुरू किए थे क्या? पूरी साइकिल फॉलो किए थे क्या अकाउंटिंग साइकिल? नहीं। क्या ये ट्रेडिंग अकाउंट इस तरीके से बना है कि जो अकाउंटिंग साइकिल होती है, एंटिटी, ट्रांजैक्शन, एंट्री, लेजर, पोस्टिंग, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट बन रहा है, क्या वो अकाउंटिंग साइकिल यहाँ पे फॉलो हुई क्या? नहीं, वो अकाउंटिंग साइकिल तो यहाँ पे फॉलो नहीं हुई। तो फिर आपने ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाए? हमने लास्ट ईयर का हमने देखे कि क्लोजिंग स्टॉक कितना था, उसको ओपनिंग स्टॉक ले ली। सप्लायर से पूछे हमने कि बताओ कितना आपने हमको गुड्स बेचे, तो हमारे लिए परचेज था। हमारे जो कस्टमर थे वहां से हमने पता लगाया फिगर कि भाई कस्टमर को हमने जो बेचे वहां से हमारा कितना सेल हुआ था इस वक्त में, तो वहां से पता लगा। और एक तरीका होता है सेल्स को पता लगाने का, हम जीएसटी के रिटर्न्स फाइल करते। तो जीएसटी के रिटर्न्स में हम बताते कि कितना सेल हुआ था इस पीरियड में, तो जीएसटी के रिटर्न से भी हम लोग देख सकते हैं कि हमने कितना सेल्स वहां पे बताए है। तो हम अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन को गैदर करते और ये हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते। लेकिन इसे मेमोरेंडम ट्रेडिंग इसलिए इस नाम से, मेमोरेंडम ट्रेडिंग के नाम से बुलाते क्योंकि ये अकाउंटिंग साइकिल पूरी फॉलो करके बना नहीं है। कोई ये एंटिटी, ट्रांजैक्शन, एंट्री, लेजर, पोस्टिंग, ये वो अकाउंटिंग साइकिल फॉलो करके बना नहीं है। तो हमने तो अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन गैदर करे और इस ट्रेडिंग अकाउंट को बनाए। तो ये कच्चा पक्का, ये एस्टिमेटेड बेसिस पे, इसीलिए इसे कहते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्या ये मेन बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट है? नहीं, ये मेन बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं है। ये हमने हमारी सहूलत के लिए बनाए कि हम स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर क्या कर सके, फाइंड आउट कर सके कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना था। इसीलिए हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते। वैसे तो रियल लाइफ में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई कि कितना क्लेम हमें इंश्योरेंस कंपनी से करना है? वो तो इंश्योरेंस कंपनी का वैल्यूअर आता है, वो करता है। बट एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट सी इंस्टीट्यूट को लगता है कि हम अकाउंटिंग का नॉलेज लगा के हम भी स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कैलकुलेट कर सकते, इसीलिए आपके सिलेबस में है। अब इस मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में जो ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स होते वो हम लिखते। ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया। अभी क्वेश्चंस में नहीं आए, लेकिन कल अभी हम जो क्वेश्चंस करेंगे अभी उसमें हो सकता है आगे आएंगे। जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, वेजेस हो गया, वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। सेल्स लिखते, लेकिन दो मिसिंग फिगर यहां पर है। एक तो यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट, जो जनरली हम जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते, ट्रेडिंग अकाउंट में आपने देखे होंगे 11 12 या फाउंडेशन में आपने पढ़ोगे, तो वहां पे हमने देखे कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है ये तो बैलेंसिंग फिगर आता है। हम तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिखते
और ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, बैलेंसिंग फिगर आता है, और ये ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आता है। लेकिन हमको यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट अगर लिख ले, ग्रॉस प्रॉफिट अगर यहाँ पे लिख ले, तो फिर यहाँ पे हम स्टॉक ऑन द, ये क्लोजिंग स्टॉक मीन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, क्यों, क्योंकि ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 30 जून तक के ही बनाए, 30 जून तक के ही बनाए, तो इस तारीख का क्लोजिंग स्टॉक मतलब दिस इज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो ये स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, इस क्लोजिंग स्टॉक इज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, तो ये बैलेंसिंग फिगर होती है। तो मैं अगर ग्रॉस प्रॉफिट लिख लूं तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमारी बैलेंसिंग फिगर आएंगी। तो बिकॉज अकाउंटिंग इज एन इक्वेशन, अकाउंटिंग एक इक्वेशन है, तो उसमें कोई भी एक मिसिंग फिगर हम फाइंड आउट कर सकते। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट लिख लिए हमने, ग्रॉस प्रॉफिट अगर लिख लिए, तो फिर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएंगी खुद ब खुद हमारी। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे लिखते, कल डिस्कस किए थे हम, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे लिखेंगे। तो आपको क्वेश्चन में देगा कि ये जो एंटिटी है इसका ये 3-4 महीने, जितने भी महीने इस साल की शुरुआत से डेट ऑफ फायर तक क्या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो था, क्वेश्चन में हमको देगा। तो वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम लगा लेते, किसके ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सेल्स के ऊपर। हम सेल्स के ऊपर कैलकुलेट करते कि सेल्स का इतने परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट है, तो सेल्स का इतने परसेंट ये हमारा सेल्स है, और इस सेल्स का जितना भी आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्वेश्चन में दे 20%, 30%, वो ग्रॉस प्रॉफिट है। तो हम सेल्स का उतना परसेंट यहाँ पे कैलकुलेट करते, जैसे कि कल एग्जांपल लिए थे 1000 रुपीज का 30%, जिसे मैंने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो लिया था, तो 1000 रुपीज का 30% लगा, ये 300 अमाउंट आ गया। तो आपने ये अमाउंट लिख दिए, तो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएगी। लेकिन क्या ये जरूरी है कि हर क्वेश्चन में हमको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे, नहीं, ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे। लेकिन अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अगर वहां पे उसने नहीं दिया, आपको क्वेश्चन में अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को उसने आपको नहीं दिया, तो आपको लास्ट ईयर की, ये लास्ट ईयर हमारा ये साल शुरुआत हुआ था, ये डेट ऑफ फायर थी, तो ये लास्ट ईयर था, यहाँ पे ये लास्ट ईयर का वो ट्रेडिंग अकाउंट की इंफॉर्मेशन हमको जरूर देगा, लास्ट ईयर की ट्रेडिंग अकाउंट की इंफॉर्मेशन हमको जरूर देगा, ताकि हम लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाए। तो लास्ट ईयर का हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, उसकी इंफॉर्मेशन देगा कि लास्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट का ओपनिंग स्टॉक कितना था, क्लोजिंग स्टॉक कितना था, सेल्स कितना था, परचेज कितना था, वो सारी चीजें लास्ट ईयर की वो हमको देगा। और फिर वहां से हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे पिछले साल का, और वो ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकाले, वो फिर उससे हम जीपी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। हाउ वी कैलकुलेट जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो पिछले साल का फिर हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करते, और ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को, वैसे तो वो पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, लेकिन हम यही मानेंगे, मानने में कोई हर्ज नहीं है, हम यही मानेंगे कि जो पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो था वही ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इस साल भी था। और अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, कभी कभी कुछ क्वेश्चन में दे सकता है कि पिछले साल का जो ग्रॉस प्रॉफिट था उससे 1% या 2% ग्रॉस प्रॉफिट और इस साल बढ़ गया, तो हम फिर और बढ़ा देंगे। अदरवाइज हम कुछ क्वेश्चन में नहीं बोला और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं दिया, तो हम यही मानेंगे जो पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वही इस साल भी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो था। उस तरीके से फिर हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करके हम सेल्स पे लगा के ग्रॉस प्रॉफिट करेंगे, और फिर हमारी बैलेंसिंग फिगर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर आ जाएंगी। अब एक और चीज है जो हमने कल डिस्कस किए थे, अभी क्वेश्चंस में आए नहीं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम चलते जाएंगे। तो हो सकता है आज कोई क्वेश्चंस में आए कि हो सकता है कि क्वेश्चन में एबनॉर्मल आइटम रहे, एबनॉर्मल आइटम रहे मतलब कि आपके जरूरी है कि आपने बोले कि ये जो सेल्स रेशियो आप यहाँ लगा रहे हो, सेल्स पे जो लगा रहे हो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो सेल्स पे जो कैलकुलेट करो जरूरी कि हर आइटम सेल्स जो हमने किए, हर आइटम 30% पे सेल्स हुआ, क्या वो जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है कि हर आइटम 30% पे सेल हुआ। हो सकता है कि कोई आइटम एबनॉर्मल आइटम है, डैमेज था, ये कुछ खराब था, ये पुअर सेलिंग लाइन, पुअर सेलिंग लाइन मतलब मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है, तो आपने हो सकता है लॉस में भी बेचे, ये कम परसेंटेज में, कम प्रॉफिट मार्जिन पे उसको बेचे, तो उस केस में हम एबनॉर्मल, यहाँ पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में हम एक कॉलम नहीं बनाते, हम 3 कॉलम बनाते, लेकिन 3 कॉलम हमेशा नहीं बनेगा। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में 3 कॉलम जब ही बनेगा जब उस क्वेश्चन में कोई एबनॉर्मल आइटम है। सो एबनॉर्मल आइटम का मतलब जो भी नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे नहीं बिक रहा वो हमारे लिए एबनॉर्मल आइटम है यहाँ पे। तो जो भी नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे नहीं बिका वो हमारे लिए क्या है, एबनॉर्मल आइटम है। तो हम इस मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में 3 कॉलम बनाएंगे अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल आइटम दिया। एक कॉलम रहेगा हमारा, एक कॉलम रहता है नॉर्मल आइटम का, एक कॉलम रहेगा एबनॉर्मल आइटम का,
और तीसरा कॉलम रहेगा टोटल का। लेकिन ये कब 3 कॉलम बनेंगे? जब कोई क्वेश्चन में ऐसा आइटम है जो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे नहीं बिक रहा है। क्यों कर रहे हैं हम इसको अलग? इसीलिए क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो आपने क्वेश्चन में दिया या पिछले साल का जो आपने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करे, तो वो रेशियो किसके ऊपर है कि जब कोई गुड्स नॉर्मली बिकता है बिजनेस में तो क्या प्रॉफिट मार्जिन पे बिकता है। लेकिन एबनॉर्मल आइटम तो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे बिका नहीं है, नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे बिका नहीं है। तो इसीलिए उसको हम एक अलग उसका कॉलम बनाते और अलग ट्रीटमेंट करते। क्योंकि अगर मैं यही 30% यही 30% अगर मैं इस पे अप्लाई कर दूं, 1000 रुपीज पे यही 30% लगा दूं, और मैं अगर कहूं नहीं सर 1000 में से 800 का सेल 30% पे हुआ है और 200 का सेल 20% पे हुआ, तो ये जो 200 का जो सेल है वो तो 30% मार्जिन पे नहीं बिका है। तो मैं पूरे 30% अगर ये 30% पूरे 1000 पे लगा दूं तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट तो गलत आ जाएगा। इसीलिए हम नॉर्मल गुड्स का एक अलग कॉलम रखते और एबनॉर्मल गुड्स का अलग। और एबनॉर्मल गुड्स कैसे बिके, क्या लॉस पे बिके या कम मार्जिन पे बिके, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन रहेंगी वो हमको क्वेश्चन में दी हुई रहेंगी। तो उस तरीके से हम एबनॉर्मल आइटम का जो कॉलम हमारे इस मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में रहेगा वहां पर हम उसको लिख लेंगे। लेकिन ये 3 कॉलम कब बनेंगे? जब क्वेश्चन में कोई एबनॉर्मल आइटम है। हमारे लिए एबनॉर्मल आइटम क्या है? हमारे लिए एबनॉर्मल आइटम वो है जो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे बिका नहीं है। तो देखेंगे अगर कोई क्वेश्चन में जब आएगा, जब वहां पे इस तरह का ट्रीटमेंट होगा। अब हमने कल एक और चीज जो डिस्कस किए थे कि ये क्या जरूरी है कि भाई हमने इंश्योरेंस निकाले, जिसने स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर की अगर बात करें, तो मैं अगर कहता हूं कि जिसने मैंने इंश्योरेंस करा, फॉर एग्जांपल मैंने 100 लाख के स्टॉक के इंश्योरेंस निकाला, लेकिन जिस दिन फायर डेट ऑफ फायर के स्टॉक अगर सपोज 80,000 था, तो कोई दिक्कत नहीं कि जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितना था? 80 लाख का। लेकिन मैंने पॉलिसी कितने की निकाल रखा हूं? 100 लाख की। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा स्टॉक जो मेरे गोडाउन में रखा हुआ है वो स्टॉक किसके भरोसे? वो इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे। सो कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, क्योंकि मेरा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर तो सिर्फ 80 लाख है और मैंने इंश्योरेंस कितने का निकाल रखा अपने स्टॉक का? 100 लाख का। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ये फर्स्ट केस, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर माइनस सैल्वेज वैल्यू, दैट विल बी लॉस ऑफ स्टॉक, और यही लॉस ऑफ स्टॉक हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर लेते। मगर उस डेट ऑफ फायर के दिन ऐसा हुआ कि जो आपने पॉलिसी निकाले थे वो पॉलिसी अमाउंट से ज्यादा स्टॉक रखा हुआ है। हो सकता है कि हमने पॉलिसी 100 लाख ही निकाली, 100 लाख की निकाले, मतलब हमारा जो स्टॉक रखा हुआ है 100 लाख का स्टॉक हमारे इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे है, ठीक है। लेकिन जिस दिन आग डेट ऑफ फायर के दिन स्टॉक सपोज 200 लाख का था, तो 200 लाख का स्टॉक था, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेंगी आपने तो इंश्योरेंस सिर्फ 100 लाख के स्टॉक का निकाले थे, लेकिन डेट ऑफ फायर के दिन 200 लाख का स्टॉक रखा हुआ था। तो जब 200 लाख का स्टॉक रखा हुआ था तो उसका क्या वो हमको पूरा देंगी? हमारे लॉस को नहीं देंगी। तो वो देखती है कितने परसेंटेज आपने पॉलिसी निकाले, कितने परसेंटेज की पॉलिसी निकाले। तो मैं कहता हूं कि अगर सपोज स्टॉक 200 था, 200 लाख का स्टॉक था और हमने पॉलिसी 100 लाख की निकाले, मतलब आपने 50% स्टॉक के 50% की ही आपने पॉलिसी निकाली। इंश्योरेंस जो है आपने 50% स्टॉक का ही इंश्योरेंस निकाले, तो जो भी आपका लॉस होगा उसका इंश्योरेंस उतने परसेंटेज ही देंगी जितने परसेंटेज आपने इंश्योरेंस निकाले हो। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर अगर 200 है और मैंने पॉलिसी निकाला 100 की, इट मींस मैंने सिर्फ 50% ही पॉलिसी निकाला, इंश्योरेंस निकाला, तो 50% ही मुझे वो लॉस का क्लेम देगी। वन मोर एग्जांपल, अगर सपोज 150 स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है और मैंने पॉलिसी निकाला 100 लाख की, तो पॉलिसी अगर 100 लाख की निकाला और मैं यहां पे मेरे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 150, मतलब मैं पे 100 डिवाइड बाय 150 करूंगा, दैट विल कम 75%, दैट विल कम 100 डिवाइडेड बाय 150, दैट विल कम 66.66%। ओके, तो ये 66.66 उतने परसेंटेज आपने इंश्योरेंस निकाले तो आपको लॉस का भी उतना ही वो देंगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज का मतलब अगर आपने पूरे स्टॉक का इंश्योरेंस नहीं निकाले हो तो आपने इसे अंडर इंश्योरेंस कहते हैं। तो जितने परसेंटेज आपने स्टॉक का इंश्योरेंस निकाले, लॉस का भी उतने परसेंटेज ही वो हमको देती है। तो ये कब होता है एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल? व्हेन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज मोर देन द पॉलिसी
अमाउंट, तो जब ये आपका एवरेज क्लॉज लगता है। सो ये कल हमने डिस्कशन किए थे और क्वेश्चन नंबर 1 मैंने क्लास में किया था और प्रैक्टिस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 आपको होमवर्क दिया गया था। अगर आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करे हो तो ये वीडियो देखना नहीं। क्यों? क्योंकि आपको डेली आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है वो आपको करना ही है। ये बिल्कुल गलत बात है अगर आपके हाथ में, जैसे अभी मोबाइल देख रहे कुछ बच्चे यहाँ पे हाथ में, तो बिल्कुल गलत बात है। आप, ये गलत है ना कि आप पढ़ रहे हो और हाथ में क्या कर रहे हो बेटा, ओके आप पढ़ रहे हो और आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे हाथ में मोबाइल है आपके, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, सो आप पढ़ रहे हो और हाथ में क्या हो रहा है कि आपके मोबाइल, आप किसको धोखा दे रहे बेटा। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल होना नहीं चाहिए। आप सबको बोल सकते नहीं पढ़ रहे लेकिन आप मोबाइल हाथ में, आपका कॉन्सेंट्रेशन पूरा नहीं है। सो आप सीए इंटरमीडिएट में, आप फाउंडेशन तो सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम थी, असली डिसाइडिंग फैक्टर अब शुरू हुआ है आपका कि आप सीए बनोगे कि आप सीए नहीं बनोगे। ठीक है, आप सीए बनोगे कि आप सीए नहीं बनोगे, ये डिसाइडिंग फैक्टर। आप अगले 8 से 9 महीने हर चीज को भूल जाओ, सिवाय पढ़ाई के आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए। और लाइव चैट आ रही है बेटा, दिख रही है मुझे, लेकिन अगर डाउट्स रहे तो ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल चैट है, उसका रिप्लाई मैं आखिरी में करूंगा। ओके, सो यहाँ पे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बिल्कुल बिगड़ना नहीं चाहिए। आपको अगले 8 से 9 महीने सिवाय पढ़ाई के कुछ नहीं होता है ना, एक चीज बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सीए कोई नॉर्मल कोर्स तो नहीं है, नॉर्मल कोर्स है तो हर कोई चार्टेड अकाउंटेंट बन जाता है। तो ये 8 से 9 महीने डिसाइडिंग फैक्टर है कि सीए बनोगे कि नहीं, क्योंकि एक बार फाइनल में गए तो सीए मेहनत करके इंसान कर ही लेता है। तो अगले 8 से 9 में बहुत सी चीजें होती, बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हमको ऐसा लगता है कि नहीं, कि होता है ना कभी कोई फ्रेंड का फोन आया कि यार आज बर्थडे पार्टी चल आ जाओ, रिलेटिव्स रहते, कोई फंक्शंस होते उसमें पे कहा आ जाओ, होता है। अब आपके इतने ऑप्शंस होते हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। हम, जब मैं सीए बना था, आई बिकेम सीए इन 2011, तो 11 साल हो गए सीए। तो जब मैं सीए बना, जब इतने डिस्ट्रैक्शन नहीं होते थे, हमारे पास उतना सोशल मीडिया सब नहीं था, तो ये अब आप लोगों के पास डिस्ट्रैक्शन बहुत है, तो आपको और अपने आप को कंट्रोल कर रहे। कभी होता है ना कि आप बोले पार्टी में चले जाओ, कोई वेब सीरीज देख लिया आपने, ठीक है, तो ये सब चीजें आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। आपको एकदम फोकस्ड रहना होता है ना, कई बार ऐसा भी होता है, कोई बोलता है यार क्या है, पागल इंसान है, पढ़ते ही रहता है ये, बोलने तो पागल हो मतलब आप सही डायरेक्शन, वो पागलपन ही हो ना अपने को, अगर आपने को सी इंटरमीडिएट क्रैक करना है। बोलते ना कि अरे ये पागल है, क्या है इतना पढ़ रहा है ये, तो पढ़, इसीलिए सी 1% लोग रहते हैं ना, जो क्राउड रहता है, कितने कम लोग सीए बनते हैं ना, जो क्राउड है, तो इसीलिए उन लोगों में से होना जिनको जुनून है बेटा, तो बहुत मेहनत करना है और आपका बहुत क्रूशियल है। आप सीए जर्नी का ये जो 8 से 9 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने दिमाग में लाना ही नहीं कि हमको आगे चल के एक ग्रुप देना है। अभी से सेट माइंड होना कि हमको बोथ ग्रुप देना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, रेगुलर रहना है। जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ डेली आपको होमवर्क करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं कि आप होमवर्क नहीं करोगे कभी, तो डेली आपको होमवर्क करना ही है। ठीक है, सो हमने कल ये चीज डिस्कस किए थे ना, अब हम आते कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी कल सॉल्व किए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कल सॉल्व किया था यहाँ पे क्लास में, और आपको क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको कल क्या दिया गया था, होमवर्क दिया गया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको दिया गया था वो होमवर्क आपने, वैसे मैंने क्लास इजी था वो क्लास में डिस्कस कर लिया था, लेकिन आपको रोज होमवर्क करना है। और जो आपको कल कहा था मैंने कि 2 नोटबुक आपके पास रहना चाहिए 400 पेजेस की, तो कल फर्स्ट डे था तो ठीक है, आज आपने, उम्मीद करता हूँ कि आपने खरीद के ला लिए होंगे। क्लास का क्वेश्चन क्लास में और प्रैक्टिस का क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले नोटबुक में, और जो जो मैं हाईलाइट करूंगा वो आपको हाईलाइट करना रहेगा। रेड कलर का एक पेन होना, और बराबर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो नए नए पॉइंट आगे क्वेश्चन में आएंगे उससे आप लिखेंगे, ताकि आपको रिवीजन के वक्त क्या होगा, ओके, ताकि आपको रिवीजन के वक्त क्या होगा, आसानी जाएंगी। तो ये हमने कल का भी, रोज हम इसी तरीके से जो प्रीवियस डे जो हमने पढ़े उसको पहले हम डिस्कस करेंगे शुरुआत के 10-15 मिनट, और फिर हम शुरुआत, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम कल क्वेश्चन पर डिस्कशन हमने की, कल जो हमने पढ़े थे, और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, तब हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। एंड डोंट वरी, जो आपको होमवर्क दिए इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आज मैं शेयर करवा दूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन के सोल्यूशन शेयर करा दूंगा, लेकिन उस सोल्यूशन आज मैं आपको होमवर्क भी दूंगा और सोल्यूशन भी आज शेयर करा दूंगा, लेकिन उस सोल्यूशन आपने बिल्कुल नहीं देखना जब तक आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। तो खुद से क्वेश्चन सॉल्व करे बाद ही सोल्यूशन देखना कि आपसे गलती कहाँ हो, पूरा सही करे अच्छी बात है, और गलती हुई तो नर्वस भी नहीं होना, फिर सुधारना है अपने को, अच्छा ये गलती हुई तो अपने को, फिर वहां से रेडिंग से आपने हाईलाइट करना कि यहाँ गलती किया था, तो अपन इंप्रूव होते जाएंगे। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 पे अब आप आएंगे।
डे 2। और आपको जो क्लास के क्वेश्चन है सिर्फ यही जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वही आपको लिखना रहेगा, उसके अलावा आपको कोई चीज लिखना नहीं है, पीडीएफ आपसे शेयर हो जाती है। ओके, सो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, ओके। ऑन 1st of April 2015, a trader took out a fire policy containing an average loss covering his stock for ₹15 लाख। तो क्या हुआ, 1 अप्रैल 2015 को उसके फायर बिजनेस में क्या हुआ, आग लगी, फायर टुक आउट ए फायर पॉलिसी, नहीं, इसने फायर पॉलिसी लिया और उसमें एवरेज क्लॉज था। एवरेज क्लॉज हमेशा रहता है, क्वेश्चन में बोलता, अगर नहीं भी बोले तो हम अज्यूम करेंगे कि एवरेज क्लॉज का उसमें उस कॉन्ट्रैक्ट में एवरेज क्लॉज भी इंक्लूड है। क्लॉज कवरिंग स्टॉक फॉर ₹15 लाख। तो ये क्या हो गया आपकी 15 लाख रुपए। उसने 1 अप्रैल 2015 को क्या किया, पॉलिसी लिया। और कितने की पॉलिसी है वो पॉलिसी आपकी 15 लाख रुपए की, 15 लाख रुपीस की वो पॉलिसी का अमाउंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 15 लाख रुपए का स्टॉक किसके भरोसे, इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे। तो मतलब आग लगी तो 15 लाख रुपए तक स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, तो हमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, किसके, इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे। His practice was to place his selling price at cost plus 33.33%. 33 1/3 that is 0.33. This 33.33. अब इसको बहुत अच्छे समझेंगे। इसने आपसे क्या कहा कि यहाँ पे ये कहता है कि आपसे कॉस्ट प्लस 33.33%। तो यहाँ पे किस पे बोल रहा है वो, प्रॉफिट किस पे बोला उसने, 33.33% किस पे बोला, उसने बोला कॉस्ट पे, कॉस्ट प्लस 33.33%। तो यहां पर अपन जैसे कॉस्ट आपके ये होती है कॉस्ट, ये होता है आपका प्रॉफिट। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या होता है आपका, सेल वैल्यू। तो जब ये मार्केट में गुड्स बेचता है तो किस मार्जिन पे, ये 33.33% है, 33.33%। क्वेश्चन में बोला कॉस्ट प्लस 33.30, कॉस्ट प्लस बोला है क्वेश्चन में आपको, तो कॉस्ट का 33.33%। तो ये 100 किसको लेंगे, जिस पे बोला उसको क्या लेना अपने को, 100% लेना है। तो यहाँ कॉस्ट का 33.33% क्वेश्चन में बोला, तो कॉस्ट को मैं यहाँ पे कितना कंसीडर कर लूंगा, 100। तो कॉस्ट हो गई आपकी 100 और प्रॉफिट हुआ 33.33%। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस आपका परसेंटेज वाइज बोल रहा तो 133.33% ये आपका हो गया, 133.33% हो गया। अब वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जब सेल्स में मैं बोलूंगा कि यहां पे सेल्स मेरा 133.33% है, क्योंकि मुझे ग्रॉस प्रॉफिट लिखना रहेगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में। सो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखना रहेगा, हमको ग्रॉस प्रॉफिट लिखना रहेगा। तो जब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे तो वो किसका रहेगा, अपन देखेंगे भाई कि मेरे को सेल्स की फिगर क्वेश्चन में दी हुई रहेंगी, तो मैं ये बोलूंगा सेल्स अगर 133.33% है तो प्रॉफिट 33.33% कितना, तो उस तरीके से अपन कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हो सकता है कि आपका यहाँ पे जो प्रॉफिट है पॉइंट में 33.33, ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं आता, जनरली नहीं आता, लेकिन इस पिछले क्वेश्चन में भी आया था, इस क्वेश्चन में भी आ गया, लेकिन आगे आप देखोगे ऐसा जनरली नहीं आता कि प्रॉफिट आपको 20, 25%, 30% ऐसा देता है। लेकिन 33.33% बोला तो 0.33 आ रहा है, मतलब 33 पॉइंट में आ रहा है वो प्रॉफिट। तो हो सकता है जब आप सेल्स का 33, सेल्स आपने बोले कि 133.33 है, तो 33.33 कितना, जब आप पॉइंट में ऐसा मल्टीप्लाई करो तो हो सकता है 2, 4, 5 रुपए क्या हो जाए, 2, 4, 5 रुपए आगे पीछे हो जाए बेटा। ठीक है, ये चीज हो सकती है कि 2, 4, 5 रुपए वो आगे पीछे हो जाए प्रॉफिट का अमाउंट। इसीलिए अपन का एग्जैक्ट आया उसमें गलत ना हो तो अपन कैसे कैलकुलेट करते, आपके पास कैलकुलेटर होना। और अगर आपके पास फिर से एक बार कि बुक, अगर आप कल भी बोला था बुक अभी अगर नहीं आई तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसका पीडीएफ आपसे शेयर है, तो पीडीएफ आप अभी देखो और आपको 2-4 दिन में बुक आ ही जाएंगी बेटा। ओके, तो अब यहां पर हमने देखे कि अगर मैं कहता हूं यहां पे इसको आसान कैसे करें कि वो 0.33 का भी गलती ना हो, 2, 4, 5 रुपए का भी डिफरेंस ना आए, तो आप कैलकुलेटर में टाइप करो, कैलकुलेटर में ये है आपका, कैलकुलेटर में टाइप करो, ये दिख रहा है आपको सेल्स है, तो टाइप करो 133.33, टाइप किया आपने 133.33, तो सेल्स है हमारा 133.33%, डिवाइडेड बाय करो 33.33, डिवाइडेड बाय 33.33 करो तो वो आता है 4.000300, तो 4.000 ऐसा आ रहा है बेटा। इसका मतलब जो सेल्स है वो प्रॉफिट से 4 गुना ज्यादा है। तो कैसे आया 4, मैंने किया 133.33 जो आपका सेल्स है, 133.33 जो आपका सेल्स है
उसको मैंने उसको टाइप किया कैलसी में 133.33 डिवाइडेड बाय 33.33, मतलब आपका जो सेल्स है वो प्रॉफिट के 4 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो आपका ये सेल्स है एक, इस सेल्स है आपका, यहाँ पे आपने एक लिखे, तो आप मेरे को बताओ कॉस्ट कितना होगा। जब आपका सेल्स अगर 4 है और अगर आपका प्रॉफिट अगर 1 है तो कॉस्ट कितना होगा 3। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इसको, कैलसी में देखो टाइप करो कॉस्ट कितनी है आपकी, यहाँ पे 100 कॉस्ट है, तो कैलकुलेटर में आप टाइप करेंगे 100, तो कैलसी में आप टाइप करें 100 आपकी कॉस्ट, कॉस्ट है 100 और प्रॉफिट है 33.33, तो डिवाइडेड बाय 33.33 करो, वो कितना है 3.00030 ऐसा आ रहा है 3.00, तो आप इसको यहाँ पे 3 ले लो, मतलब प्रॉफिट का जो कॉस्ट है, कॉस्ट जो है वो प्रॉफिट के कंपेयर में 3 गुना ज्यादा है। तो ऐसा अगर आप लिख लेते तो क्या होता है, इसमें गड़बड़ होने की चांसेस नहीं रहती। अब हम यही बोलेंगे सेल्स अगर 4 है तो प्रॉफिट 1 है, तो बराबर फिगर आती है, वो 2, 4, 5 रुपए का भी डिफरेंस नहीं आता। तो इस तरीके से हर क्वेश्चन में हमको करना नहीं है। ये कब, मतलब ऐसे तो आप कर रहोगे लेकिन इस तरीके से नहीं करना रहेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में 20-30% है। ऐसे कब मैं निकालता हूं, जब आपका प्रॉफिट पॉइंट में 33.33 ऐसा है, तो उसमें हो सकता है कि आपका पॉइंट में 2, 4, 5 रुपए का डिफरेंस आ जाए जब आप अमाउंट में लिखो उसको, जब आप उसको अमाउंट में लिखिए, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके ओके, तो जब आप अमाउंट में लिखो तो हो सकता है कि आपका 2, 4, 5 रुपए का क्या आ जाए, डिफरेंस आ जाए। ओके, तो इसलिए हम लोग क्या करते, वैसा ना हो तो हमने इस तरीके से निकाल दिए 3, 1 और 4। ओके, अब आगे बढ़ते, आगे कहते हैं 31st ऑफ ही क्लोजेस हिज बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। तो हर साल अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को वो क्लब कब क्लोज करता है, वो करता है 31st ऑफ मार्च को। तो यहां पे साल शुरू होता है इसका 1 अप्रैल 2015 को उसका साल शुरू होता है और खत्म होता है 31st मार्च 2016 को। अब वो कहता है ऑन 31st ऑफ दिसंबर 2015 ए फायर ब्रोक आउट एट द प्रीमाइसेस एंड डिस्ट्रॉय द स्टॉक। अब आग लगी, आग कब लगी हमारी, आग लगी आग कब लगी, ऑन 31st दिसंबर 2015 ए फायर ब्रोक आउट एट द प्रीमाइस, 31 दिसंबर 2015 को आग लगी। तो यहां पर आप देखिए, आपने 31 दिसंबर यहां पे आग लगी, 31st डेट ऑफ फायर इज 31st ऑफ दिसंबर 2015, दिस इज डेट ऑफ फायर। तो अब आप मेरे को बताओ ये डेट ऑफ फायर है, तो अपने को करना क्या, अपना चैलेंज क्या है कि जिस दिन जो डेट ऑफ फायर है उस तारीख को, जो डेट ऑफ फायर है उस तारीख को हमको ये देखना है कि स्टॉक कितना था। अब वो स्टॉक अपन फिजिकली तो वेरीफाई नहीं कर सकते। क्यों फिजिकली वेरीफाई नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमको वो स्टॉक तो जल गया। अच्छा, क्या स्टॉक रिकॉर्ड से? नहीं, स्टॉक रिकॉर्ड से भी नहीं, क्योंकि वो भी जल गए। अगर वो भी दे दे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर दे दे, फिर तो क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है, फिर तो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कभी इंस्टीट्यूट नहीं देती, वो हमको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना के ही फाइंड आउट करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और वो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट किस पीरियड का, इस पीरियड का रहेगा कि जो ये साल शुरू हुआ, वहां से लेके डेट ऑफ फायर तक हमारे पास मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। इस पीरियड का ट्रेडिंग अकाउंट हम इस बनाएंगे। वाई वी कॉल इट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, क्यों? क्योंकि ये पूरी अकाउंटिंग साइकिल कोई फॉलो नहीं हुई है। एंटिटी, ट्रांजैक्शन, एंट्री, लेजर, पोस्टिंग, ये पूरी अकाउंटिंग साइकिल कोई फॉलो नहीं हुई है और उसके बाद कोई ईयर एंड में कोई फाइनल अकाउंट नहीं बना रहे हम। ये तो हम 31 दिसंबर को साल के बीच में बना रहे टू फाइंड आउट द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। अब उसके इसीलिए हम इसको कहते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मगर इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में दी हुई थी, जैसे कि यहां पे उसने कहा द वैल्यू ऑफ सैल्वेज स्टॉक वॉज ₹6 लाख। सैल्वेज जो गुड्स जल गया लेकिन आप उसको बेचे तो अपन कितना उसमें से हो सकता है रिकवर, आपका वो होता है 6 लाख रुपीज। ओके, तो आपका पॉलिसी अमाउंट 15 लाख दिए और यहाँ पे ये दिया सैल्वेज कितना दिया, सैल्वेज उसने हमको दिया हुआ है 6 लाख रुपए। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 9 मंथ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर, मतलब डेट ऑफ फायर से पिछले 9 महीने। क्यों 9 महीने वर्ड उसने यूज किया यहाँ पे, आप देखो 31 दिसंबर 2015 है, दिस इज डेट ऑफ फायर। इसके पहले के 9 महीने, इसके पहले के 9 महीने, तो ये क्योंकि साल की शुरुआत से ना 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक के, मतलब इस पीरियड का वो कह रहा है हिज परचेज अमाउंटेड टू ₹61 लाख। इस पीरियड का उसने अपने को क्वेश्चन में यहाँ पे बता दिया कि इस पीरियड में परचेज कितना हुआ। फिर सेल्स बताया कि इस पीरियड में सेल्स कितना हुआ, सेल्स ₹284 लाख। सेल्स बताया इस पीरियड में सेल्स कितना हुआ।
हिज स्टॉक ऑन 1st of April 2015 was valued at ₹20 लाख। यहाँ का स्टॉक दिया मतलब ओपनिंग स्टॉक भी उसने अपने को क्वेश्चन में दिया। तो ओपनिंग स्टॉक उसने अपने को क्वेश्चन में दिया, उसने अपने को परचेज क्वेश्चन में दे दिया और इस वक्त का सेल्स भी दे दिया। अब अपने सामने चैलेंज जो क्वेश्चन मार्क है कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है। तो उसने बोला प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द अमाउंट ऑफ क्लेम। लेकिन क्लेम कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर माइनस सेल्वेज वैल्यू। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर माइनस सेल्वेज वैल्यू हम करते हैं, लेकिन हमको स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर तो पहले निकालना पड़ेगा। तो हम स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, वो हम कैलकुलेट करेंगे स्टॉक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना के। अब यहाँ पे क्या हमको पिछले साल का अच्छे से हर चीज को बारीकी से बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। कोई चीज की जल्दी नहीं है, आराम से एक एक चीज को एनालाइज करना। अब इस क्वेश्चन में हमको ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है वो उसने बता दिया ऊपर, क्रॉस प्लस 33.33%। अगर सपोज क्वेश्चन में वो नहीं बताता, आगे कुछ क्वेश्चन में होगा ऐसा कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं बताया जाएगा क्वेश्चन, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कैसा कर रहा है, फिर उस केस में आपको पिछले साल की ट्रेडिंग अकाउंट की इन्फॉर्मेशन से यहाँ पे बताया उसने। तो यहाँ पे जो अपने को क्वेश्चन पे यहाँ पे बताया उसने कि यहाँ पे कॉस्ट प्लस 33.33%। अगर वो क्वेश्चन में नहीं बताता तो आपको पिछले साल की ट्रेडिंग अकाउंट की इन्फॉर्मेशन वो देता और वहां से अपन ग्रॉस प्रॉफिट फिर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पिछले साल का कैलकुलेट करते और वही मानते कि इस साल भी वही ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो रहता। मगर हमको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको ग्रॉस प्रॉफिट उसने क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। सो अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। अब आप नोटबुक में अपने अच्छे तरीके से क्या करें, इसको अब लिखेंगे। आपको नोटबुक में सिर्फ एक क्वेश्चन लिखना है और जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कल लिखे वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है। ओके, अब कुछ स्टूडेंट आंसर दे दी कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है। वेरी गुड बेटा, अभी मैंने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया नहीं और वो आंसर दे दिए। चलिए, लेकिन आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है, जल्दबाजी नहीं, अच्छे से समझ। सो आपको ये डे 2 इसकी पीडीएफ आपको रोज शेयर करे जाएंगे, लेकिन तो भी जो क्वेश्चन सॉल्व करो वो आपका आपके नोटबुक में वो तो लिखना ही रहेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका ये C2। अब आप यहाँ पर जैसे मैंने लिखा ये कि क्वेश्चन नंबर 2 है, मगर क्लास की बुक में आप देखोगे कौन सा है, पेज नंबर 1। अगर आप देखोगे ये वाला क्लास की बुक का पेज नंबर ये आपका, ये देखो क्लास की बुक पेज नंबर 10 है बेटा। तो आप यहाँ पे आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 2, क्लास का पेज नंबर कौन सा है, 10, ठीक है। और क्लास की बुक अभी ये तो आपकी जो नोटबुक में जो भी पेज नंबर होगा, आपको नोटबुक में भी पेज नंबर देना पर 1 2 3 4 ऐसा पूरे पेज नंबर देना। तो आपने यहाँ पे लिखोगे, जो आपने लिखा है C2, ये C2 लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2 है क्लास का। अब जो आपकी नोटबुक में जो भी पेज नंबर होगा वो यहाँ पे आप लिख ले, जो भी नोटबुक में जो भी पेज नंबर होगा वो आपने यहाँ पे लिख ले। ओके, सो सबसे पहले हम बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट for the period 1st of April to 1 अप्रैल को साल शुरू हो रहा है और कब है डेट ऑफ फायर का 31st of December, 1st of April to 31st of December 2015। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ज्यादा बड़ा नहीं, ये आपको ड्रॉ करना रहेगा 6-7 लाइन का, 6-7 लाइन का आप ड्रॉ करेंगे। ओके, ओके, लिखते जाएंगे आप लोग भी साथ में, लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले अपने को क्वेश्चन में उसने, और ये भी जब आप क्वेश्चन रीड करते हैं तो ये भी ऑब्जर्व करना है कि आप परचेज और सेल्स की फिगर में कोई एडजस्टमेंट है क्या, और अगर एडजस्टमेंट रहा तो उसको अपने को कहाँ लिखना रहेगा, इनर कॉलम में उसको अपन लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे पहले उसने अपने को यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो दिया है वो 9 मंथ्स की, इस 9 मंथ की, यहाँ से 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर का परचेज दिया 61 लाख और सेल्स दिया 84 लाख। तो उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है इस क्वेश्चन में।
तो पहले ओपनिंग स्टॉक के लिए थोड़ा सा स्पेस रखना, उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पे टू परचेज। सो परचेज क्वेश्चन में कितना दिया है 61 लाख और 84 लाख सेल्स है, तो आप लिखेंगे 61 लाख और सेल्स दिया आपको 84 लाख, 84 लाख। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हमको कि ओपनिंग स्टॉक, आपका स्टॉक, उसका ओपनिंग स्टॉक कितना है 20 लाख रुपीस का, तो 20 लाख रुपीस ओपनिंग स्टॉक लिख लेंगे। टू ओपनिंग स्टॉक 20 लाख, 20 लाख। तो हमने ओपनिंग स्टॉक लिख लिए, परचेज लिख लिया और सेल्स लिख ली। अब यहां पे आप लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल्स कितना हुआ 84 लाख, तो क्वेश्चन में बोला ना उसने अपने को, क्वेश्चन में क्या बोला उसने, यहाँ पे देखो मैंने लिखा हूं, क्वेश्चन में बोला उसने कि जो आपका देखो यहाँ पे सेल्स आपका कितना है 4, अगर आपका सेल्स 4 है तो मेरे को प्रॉफिट कितना है आपका 1, तो इस सेल्स अगर 4 है तो प्रॉफिट कितना 1, तो यहाँ पे देखो सेल्स कितना 84 लाख, ये सेल्स कितना आपका 84 लाख, तो आपका अगर सेल्स 84 लाख से, सेल्स कितना आपका 84 लाख से, तो वो सेल्स कितना आपका 4, तो सेल्स अगर 4 है तो एक कितना, एक आपका प्रॉफिट है बेटा, तो कैलकुलेटर 84 लाख अगर 4 है तो एक कितना, दैट्स कम 21 लाख रुपीज, ये कितना है 21 लाख रुपए। कुछ स्टूडेंट ने फाइनल आंसर बता दिए वहां पे क्लेम कितना, लेकिन ठीक है मैं स्टेप बाय स्टेप आराम से चलेगी बेटा। अब उसके बाद यहाँ पे 21 लाख आपका क्या हुआ ग्रॉस प्रॉफिट, तो अब हमने ग्रॉस प्रॉफिट भी लिख ली, तो ये बैलेंसिंग फिगर यहां पर आ जाएंगी 20 लाख प्लस 61 लाख प्लस 21 लाख, तो ये आ रहा है आपका 1 करोड़ 2 लाख रुपीज, 1 करोड़ 2 लाख रुपीज, ये आपकी टोटल आई 1 करोड़ 2 लाख रुपए। आपका सेल्स कितना है 84 लाख का, तो ये आपकी बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, मगर ये क्लोजिंग स्टॉक कौन सी तारीख का 31 दिसंबर, that is the date of fire, this closing stock is also stock on the date of fire, तो आप यहां पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, और एग्जामिनेशन में आपको इसी तरीके से प्रेजेंटेशन करना है, इसी तरीके से प्रेजेंटेशन करना है जैसे मैं कर रहा हूं। ओके, क्लोजिंग स्टॉक ये आपकी आ गई बैलेंसिंग फिगर, ये आ गई आपकी बैलेंसिंग फिगर, आप यहां पे लिख लेना स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 18 लाख। उसके बाद अब नीचे आप ये लिखिए स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कैलकुलेट कर लिए 18 लाख रुपीज। उसके बाद आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम स्टेटमेंट लॉस ऑफ स्टॉक, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, राइट डाउन स्टॉक on the date of fire, stock on the date of fire, वो हमने ऊपर कैलकुलेट करी, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितनी, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है आपकी 18 लाख, तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 18 लाख। कुछ गुड्स बच गया, हाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, उसकी वैल्यू कितनी 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए। सो हमारा यहां पे लेस सैल्वेज गुड्स, सैल्वेज गुड्स वो कितना दिया क्वेश्चन में, ये गिवन रहता है, वो क्वेश्चन में कितना दिया आपको 6 लाख रुपीज, तो सैल्वेज गुड्स है आपका 6 लाख रुपीज। सो यहां पे आपने कैलकुलेट कर ली कि लॉस कितना हुआ, तो लॉस, अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक वो आ गया आपका 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए का। प्रेजेंटेशन बिल्कुल मेरे ही तरह होना, 12 लाख रुपए का, लेकिन अब ध्यान से जल्दबाजी नहीं करना अपने। तो भाई जिस दिन आग लगी स्टॉक था 18 लाख रुपए का, 6 लाख रुपए का सैलवेज है, तो अपना नुकसान हो गया 12 लाख रुपए का। अब अच्छे से समझते कि एवरेज क्लॉस के बारे में क्या होगा, अच्छे से इस चीज को आप समझेंगे कि मैं कहता हूं कि ये गोडाउन था हमारा, ये गोडाउन है हमारा, जिस दिन आग लगी इस गोडाउन में स्टॉक कितने का रखा हुआ था, स्टॉक रखा हुआ था 18 लाख रुपए का। तो ये गोडाउन है, जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितने का था हमारे पास 18 लाख रुपए का था। तो भाई ये आग लगी, स्टॉक रखा हुआ था 18 लाख रुपए का, लेकिन हमने पॉलिसी कितने की निकाल रखे,
ये स्टॉक है, इसे पॉलिसी अमाउंट कितना है, तो क्वेश्चन में जो पॉलिसी अमाउंट दिया है वो दिया 15 लाख रुपए का, मतलब 15 लाख रुपए का स्टॉक इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे था। तो आप मेरे को बताओ कि भाई स्टॉक 18 लाख रुपए, सपोज ये गोडाउन है मेरा, यहां पे 18 लाख रुपए का मेरे पास स्टॉक रखा हुआ है, 18 लाख रुपए का स्टॉक मेरे पास रखा हुआ है, लेकिन मैंने इंश्योरेंस ये 18 लाख में से कितने अमाउंट का इंश्योरेंस कितने का, सिर्फ 15 लाख का, मतलब इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे कितना स्टॉक है, 15 लाख रुपए का। तो क्या मैंने तो स्टॉक ज्यादा रखा हूं, तो पूरा का पूरा स्टॉक वो मेरे को देंगे क्या, पूरा का पूरा लॉस मेरे को देंगे क्या, नहीं। खुद कॉमन सेंस हम लगाएंगे अभी कि भाई 18 लाख रुपए का स्टॉक रखा हुआ है, 18 लाख रुपए का स्टॉक रखा हुआ है, लेकिन हमारा यहाँ पे 15 लाख रुपए की हमने भी सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे, तो 18 लाख में से 15 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे, मतलब कितने परसेंटेज जो हमारा स्टॉक है, कितने परसेंटेज वो स्टॉक का इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे। तो कैलकुलेटर में टाइप करेंगे आप 15 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 18 लाख रुपए, तो आ रहा है 0.833333 आ रहा है, मतलब 83.3333 इतना अमाउंट, इतने परसेंटेज हमारे स्टॉक का इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे, क्योंकि 18 लाख में से 15 लाख ही उनके भरोसे, तो कितने परसेंटेज हमारे स्टॉक का उनके भरोसे, 83.3333% आ रहा है। तो लॉस का भी वो उतना ही देंगे, तो ये जो आपका परसेंटेज, तो यहाँ पे एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा, हाँ, क्यों, इट इज ए केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, पूरा आपने पूरे स्टॉक का इंश्योरेंस निकाले नहीं है, तो ये आपका अंडर इंश्योरेंस का केस हो गया। तो वो हमको पूरा लॉस जो आपका यहाँ पे 12 लाख रुपए का, वो हमको देंगे क्या, बिल्कुल नहीं देंगे, ये क्लेम अमाउंट नहीं रहेंगी 12 लाख रुपए। हमको जितने परसेंटेज स्टॉक का इंश्योरेंस हमने कराए, उतने परसेंटेज ही वो हमको इंश्योरेंस कंपनी देंगी। तो कितने परसेंटेज करा, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है, 18 लाख रुपए, पॉलिसी अमाउंट कितना है, 15 लाख, मतलब वो 18 लाख जो मेरे पास 18 लाख रुपए रखे, 18 लाख का जो स्टॉक है, वो 18 लाख में सिर्फ 15 लाख का ही इंश्योरेंस निकला हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी हमको उतने परसेंटेज ही देंगी। तो आपका 83.33% आ रहा है, तो जो लॉस है 12 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 12 लाख अगर मैं करूं, 12 लाख का, तो दैट्स कम 9,99,999.99, इट मींस इज 10 लाख, तो 10 लाख रुपीज का क्लेम। तो जो बच्चों ने यहाँ पे 10 लाख रुपए लाइफ चैट जो मैं देख रहा हूँ, 10 लाख रुपए जो आंसर जिन्होंने क्लेम का अमाउंट लगे, दैट इज करेक्ट। ओके, सो क्यों, क्योंकि यहाँ पे एवरेज क्लॉज 12 लाख रुपए कैसे क्लेम करेंगे आप, इंश्योरेंस आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पे भाई 12 लाख रुपए का स्टॉक रखा हुआ है हमारे पास, लेकिन पॉलिसी अमाउंट कितनी, सॉरी 18 लाख रुपए का स्टॉक रखा हुआ है, लेकिन पॉलिसी अमाउंट कितनी, 15, तो 18 में से सिर्फ 15 का इंश्योरेंस है, तो दैट्स का 83.33%, 15 लाख डिवाइड बाय 18 लाख करोगे, तो इसीलिए अपन इंश्योरेंस कंपनी से भी अपने को पूरा का पूरा लॉस नहीं देगी, वो लॉस का भी 83.33% रहेंगी। तो इस ये लॉजिक होता है, कई बच्चे एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला रटते हो, रटने की जरूरत नहीं है, आप उसका कंसेप्ट समझोगे, ठीक है। अब इसके नीचे अब आप हेडिंग देंगे एवरेज क्लॉज, ओके, इसके नीचे आप हेडिंग देंगे एवरेज क्लॉज, ओके, एवरेज क्लॉज, पॉलिसी अमाउंट, policy amount is of rupees 15 lakhs, whereas इंश्योरेबल सम, मैंने कल बताया था इंश्योरेबल सम मतलब स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, इंश्योरेबल सम दैट इज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, stock on the date of fire is rupees 18 lakh. That means it is a case of under insurance. It is a case of under insurance. Hence, average clause will apply. ओके, एवरेज क्लॉज यहां पे लगेगा। फिर यहां पे क्लेम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं अपन, क्लेम इक्वल्स टू पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय
स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मल्टीप्लाई बाय लॉस ऑफ स्टॉक, मल्टीप्लाई बाय लॉस ऑफ स्टॉक। ओके, अब आप ये कैलकुलेट करेंगे। यहां पे पॉलिसी अमाउंट कितना दिया अपने को क्वेश्चन में? पॉलिसी अमाउंट है आपका 15 लाख रुपए का, डिवाइडेड बाय 18 लाख रुपीज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो ये जो अपन लिखते हैं ना बेटा, ये जो अपन यहां पे लिखते, ये क्या चीज है? ये 15 लाख डिवाइडेड बाय 18 लाख, फॉर्मूला रटने तो इसको समझ लो क्या चीज है। दिस इज परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक। आपका जो स्टॉक है, आपको आपने उसका कितने परसेंटेज इंश्योरेंस करा है, ये वो है 15 लाख डिवाइड बाय 18 लाख, दैट्स कम 83 पॉइंट समथिंग। ओके, मल्टीप्लाई बाय लॉस कितना है आपका? 12 लाख रुपए का। तो ये आपका क्लेम का अमाउंट यहां पे आ जाता है 10 लाख रुपीज। ये आ गया आपका क्लेम का अमाउंट 10 लाख रुपीज। 15 लाख डिवाइड बाय 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 लाख, ये आ गया आपका 10 लाख रुपीज। करेक्ट आंसर, सही जवाब। ओके, सो ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 2। आराम से हर चीज को समझेगी बेटा। एग्जामिनेशन में इंश्योरेंस क्लेम पे एक 8 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, तो 8 नंबर, ये 10 नंबर। एक और चीज और ना, मैं उसके फेवर में नहीं रहता, वो बाद में वो चीज देखी जाती है। अपन ये पहले देखते हैं सर जो सिलेबस है उसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा वो पहले बता दो। अरे वो देखो, आप एक प्रोफेशनल कोर्स करने जा रहे हैं, मैं उसके फेवर में कभी रहता ही नहीं कि सेलेक्टिव स्टडी करे, ये छोड़ दो, ये करे, ये छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल नहीं। पढ़ के पूरा जाना है, तो वो देखना ही नहीं कि कौन सा आता कौन सा नहीं आता, आता सब है। इंस्टीट्यूट कभी भी कहीं से भी पूछ सकते। देखो आपको एक चैप्टर है आपके सिलेबस में, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, बहुत सिंपल चैप्टर है, तो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो कैसा होता था कि उस चैप्टर से कभी भी 10 नंबर 12 नंबर मैक्सिमम आता था, लेकिन इंस्टीट्यूट ने पिछले अटेम्प्ट पे उसमें 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया। तो इंस्टीट्यूट कुछ भी कर सकती है, कोई भी चैप्टर थे जो सिंपल चैप्टर है उसमें से भी 20 नंबर का क्वेश्चन बना सकती है। तो ये सेलेक्टिव स्टडी नहीं करना है कि ये पढ़ते वो करते ये करेंगे और ओके, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते, बिल्कुल आते एग्जाम में क्वेश्चन। क्यों नहीं आते एग्जाम में क्वेश्चन? बिल्कुल आते, 8 नंबर का आपको क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, ये एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पिछला क्वेश्चन देखोगे वो भी काफी कुछ ऐसे ही था, वो एग्जाम का क्वेश्चन था। तो बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते हैं। और सेलेक्टिव स्टडी का अपने दिमाग में रखना नहीं, पढ़ के पूरा अकाउंट 100% जाना। और मैंने आपसे कल भी कहा था, रोज का रोज पढ़ना, कंसिस्टेंसी रखो बेटा, और एक जुनून अपने अंदर रखना कि नहीं, पागलपन कहते हैं वो ना, कि नहीं अपने को फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप देके अच्छे नंबरों से पास होना है। अकाउंट स्कोरिंग सब्जेक्ट आप कर सकते हो, लेकिन रोज में जो पढ़ा रहा हूं बस आपको रोज पढ़ना है, वो डिसिप्लिन रखना। आपको कोई फ्रेंड कितना भी बोले यार मेरी बर्थडे पार्टी तो आ जा, आ जा, कोई कितना भी बोले ये फंक्शन है ये है तो आ जा, शादी है इधर आ जा 1 हफ्ते के लिए, कुछ भी हो जाए अपने को जाना नहीं है। आपके सामने सिवाय पढ़ाई के 8 से 9 महीने और कुछ भी नहीं। फुल्ली फोकस रहना, फुल्ली फोकस रहना। ठीक है, सिर्फ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, अपने कंफर्ट जोन से हमको बाहर निकलना। अगर अपन कंफर्ट जोन में ही रहे ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी जिंदगी में सक्सेस किसी को नहीं मिलती अगर वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगा। जो भी सक्सेसफुल इंसान है आप देखना वो कंफर्ट जोन से बाहर निकले, कई बार होगा आपको। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो तो अच्छी बात है, आपका ट्रेवल टाइम बच जाता है आपको। ठीक है, तो आप अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 बजे से भी आपकी कोई ऑनलाइन क्लासेस है, तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग, कोई बच्चे होते जो रात को जगते, कुछ होते जो सुबह उठते, लेकिन ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा कि ये रात को मत जगो या सुबह, जिसको जो जमता है, लेकिन सुबह उठने का रहता है कि आपको बहुत जल्दी ग्रास्प, बहुत जल्दी चीजें, एकदम फ्रेश माइंड रहता है अर्ली मॉर्निंग, तो आपको चीजें बहुत जल्दी दिमाग में जाती है। तो फ्रेश माइंड है, तो सबसे अच्छा टाइम होता है, अगर आप सुबह उठ पाते, सबसे अच्छा टाइम होता है सुबह 5 बजे, आप 4:30 बजे 5 बजे, 5 बजे से आपने 7 बजे तक की बेटा पढ़ाई करे, फिर आपकी क्लासेस हुई। तो जब आपने कोई थ्योरी सब्जेक्ट पढ़े, अगर आपने उससे फ्रेश माइंड है, आपने कुछ पढ़ लिया, अगर बहुत ही नींद आती है आप नहीं पढ़ पा रहे तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कोई करे, लेकिन सुबह अर्ली मॉर्निंग में आपका एकदम फ्रेश माइंड रहता है। अब इच्छा नहीं होंगी आप सुबह, अलार्म जब बजता है ना 4:30 पौने 5 बजे, जब अलार्म सुबह बजता है तो दिल नहीं होता कि यार इतने सुबह सुबह कौन उठे, बंद करो। लेकिन उस दिन ध्यान रखना आप सीए कोर्स में आए, अगर कोई ऑर्डिनरी कोर्स रहता तो चल जाता बेटा कि आप 10 बजे उठो कोई दिक्कत नहीं, आप सीए कोर्स में आए, आपको बहुत मेहनत करना है। आप उन चुनिंदा लोगों में से रहोगे जो बहुत कम है हमारे इंडिया, सीए बनने जा रहे हैं जो बहुत कम है। ठीक है, तो उन लोगों में से आप काउंट होंगे। व्हेन यू विल बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब आप ग्रुप में सिर्फ बोलोगे
कि आपने ग्रुप में बोले कि सब खड़े, आप कौन है, आपने बोल दिया हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, बस उतना ही काफी होता है। वो पूरा क्राउड आपको देखेंगे। अगर सब खड़े हुए ग्रुप में लगे, आपने बोले सी है तो सब आपको पलट के देखे। ये ताकत है सीए कोर्स की, मगर उसके लिए मेहनत भी करना पड़ेगा। अगर आपको सीए कोर्स वो टाइटल चाहिए, आपके नाम के पहले सीए लगाना है, तो उसके लिए मेहनत भी उतनी ही करना पड़ेगा। सुबह दिल नहीं हुआ तो भी अपने को सुबह उठना ही है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सीए कोर्स कर रहे हैं। और हम किसको धोखा दे रहे, ये जो मोबाइल में आप टाइम बिल्कुल आज से, मतलब कल से जो आपकी क्लास शुरू है, एकदम डिसिप्लिन कि क्लासेस आपने पूरी करे। शाम को आपको 3 घंटे की सेल्फ स्टडी होना ही होना। जो क्लासेस दिन भर करे तो दिन भर पढ़े, उसको शाम को करे आपने। सुबह फ्रेश माइंड रहता है। आप रात को सोते हो अगर 10-11 बजे, तो सुबह आपने 5 बजे उठे, 4:30-5 बजे, 6 घंटे की मिनिमम नींद लेना आपने। सुबह उठे आपने, फिर 2 घंटा मिलता है आपको क्लास के पहले। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करते हो तो बहुत अच्छी बात है, ट्रेवल टाइम बचता है, तो वो टाइम को यूटिलाइज करो। सुबह जो आपको मिल रहा है उसमें आपने रिवाइज करे चीजों को, और मैं आपको बार बार रिकॉल कराते जाऊंगा किस तरीके से रिवाइज करना है। तो जब ये कोर्स हमारा खत्म होगा तो आपने ऐसा बोलना चाहिए कि सर अकाउंट्स का सिलेबस ऐसा है कि आज आप पेपर बोलोगे, हम अकाउंट का पेपर हम आज दे देंगे। इस तरीके से आपको तैयारी करना है और मेहनत बहुत करना है। आपको लोगों ने बोले भी ये तो पागल है यार, पढ़ते ही रहता है, इसकी क्या लाइफ है। मुझको भी बोलते थे जब मैं सीए कर रहा था, तो मुझको भी बोलते अरे यार ये तो क्या, मेरे फ्रेंड्स लोग, दोस्त ही आज भी फ्रेंड है, लेकिन बोलते थे अरे यार क्या पागल है, पढ़ते ही रहता है, इसको कुछ काम नहीं है कि पढ़ते ही रहता है, लाइफ ही इंजॉय नहीं करता, क्या बोरिंग लाइफ है। आज वो बोलने तो बोरिंग लाइफ है, जब 4-5 साल बाद सीए बन जाओगे ना, फिर आपकी लाइफ देखना बेटा, फिर इंजॉय करना आपने पूरी लाइफ। तो ये वक्त को जाया मत जाने देना, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत होने दो, लोगों को जो बोलना है बोलने दो। जिस दिन तुम्हारा रैंक आएगा ना, उस दिन फिर तुम जाके सोशल मीडिया पे अनाउंस करना कि रैंक आए, फिर वही आपको कॉल करेगा। ओके, अब हम आते कौन से क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो आज आपको होमवर्क जो रहेगा वो मैं आखिरी में आपको बताऊंगा होमवर्क कौन से रहेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3, ओके, से क्लास का क्वेश्चन नंबर 3। ये नोटबुक में कौन से आपको जो बुक प्रोवाइड कर इसके कौन से पेज नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आपके पेज नंबर 10 पे। तो आप वहां पे पेज नंबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेज नंबर 10। ओके, पेज नंबर 10। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, ये देखो ये कब आया है क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आपका है मई 2013 का क्वेश्चन है, और ये आईसीआई के मटेरियल में। तो आपको इंस्टीट्यूट के मटेरियल के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर है। हर कोई जब मैं हर चैप्टर जब मैं सॉल्व करूंगा ना, तो एक एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, सारे क्वेश्चन टिक हुए क्या वो भी देखना आपको। इसीलिए ये बुक के अलावा आपको कोई भी चीज देखने की जरूरत नहीं है। इस बुक के अलावा कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम देखते जैसे आईसीआई में ऑन 30, ये वाला जो क्वेश्चन अगर मैं पहले हम रीड करते फिर देखते हैं वहां पे। सो ऑन 15th of December 2012 ए फायर ऑक्यूर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ मेसर्स ओम एक्सपोर्ट। तो क्या हुआ यहाँ पे, आग लगी। डेट ऑफ फायर क्या दी आपको क्वेश्चन में, डेट ऑफ फायर उसने दिए 15 दिसंबर 2012 को आग लगी। और मोस्ट ऑफ द स्टॉक वेयर डिस्ट्रॉयड, कॉस्ट ऑफ स्टॉक सैल्वेज बीइंग ₹1,40,000। सैल्वेज वैल्यू कितनी दी, 1,40,000। From the books of account, the following particulars were available. Stock at the close of account on 31st of March 2012 was valued at ₹9,40,000. क्लोज ऑफ द अकाउंट कहां बोला उसने, एक क्लोज ऑफ द अकाउंट कहां बोला उसने अपने को, वो बोला उसने 31 मार्च 2012 को। मतलब इसका साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च को। तो ये साल हमारा शुरू हुआ 1 अप्रैल 2012 को साल शुरू हुआ, और ये खत्म होगा 31 मार्च 2013 को साल हमारा खत्म होगा। डेट ऑफ फायर कितनी, डेट ऑफ फायर आपकी 15 दिसंबर 2012, ये है डेट ऑफ फायर। इसका मतलब ये है हमारी डेट ऑफ फायर। इसका मतलब यहां पे क्या होगा कि हम लोगों के इस पीरियड में जो यहां पर, इस पीरियड में जो यहां पर हमारा परचेज, सेल्स, ओपनिंग स्टॉक वो लिखना रहेगा, तो हम लोग और ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में दिया रहेगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर जो क्वेश्चन मार्क होता है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसने हमसे कहा कि जो ओपनिंग स्टॉक है यहाँ पे क्वेश्चन पे, इस पीरियड ये ओपनिंग स्टॉक यहाँ का दे रखा है उसने अपने को, वो ओपनिंग स्टॉक दिया उसने 9,40,000 रुपए। परचेजेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 टू 15 दिसंबर 2012 अमाउंटेड टू ₹13,20,000। ये आपका परचेज भी यहाँ पर दे दे कि इस पीरियड में परचेज कितना होगा, एंड सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड अमाउंटेड टू ₹20,25,000। इस पीरियड का उसने आपको सेल्स भी दिया। ऑन द बेसिस ऑफ हिज अकाउंट फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। अब देखो उसने क्वेश्चन में बोला कि पिछले 3 साल में
इट अपीयर्स दैट एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 20% ऑन किसके ऊपर बोला था उसने 20% ऑन सेल्स बोला। ये 20% किसके ऊपर बोला? सेल्स के ऊपर बोला है। सेल्स के ऊपर बोला है मतलब ये तो सिंपल क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन करें ऑलमोस्ट वैसे ही तो आप भी कर सकते हो यहां पे, लेकिन बस इतना कि 20% ऑन सेल्स। तो पहले आपने कॉस्ट प्रॉफिट टोटल करो, क्या होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या होता है सेल्स। तो ये जो प्रॉफिट के 20% बोला है, ये 20% किसके ऊपर बोला है? सेल्स के ऊपर है। तो जिसके ऊपर उसने बोला है ये, उसको आपको 100 लेना है। तो 20% किस पे बोला उसने? ये 20% आपको उसने सेल्स पे बोला। तो यहां पे सेल्स को मैं कितना ले लूंगा? सेल्स को मैं ले लूंगा 100। सेल्स को कितने ले लूंगा? 100। इसका मतलब यहां पे मेरी कॉस्ट कितनी हुई? फिर कॉस्ट मेरी हो गई यहां पे 80। कॉस्ट कितनी हो गई मेरी? 80। ओके, सो यहाँ पे कहते हैं कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम इफ द स्टॉक वेर इंश्योर्ड फॉर रुपीज 4 लाख। यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट यहाँ पे दी हुई 4 लाख रुपए। सिंपल क्वेश्चन है बहुत, पिछले क्वेश्चन जैसे ही ऑलमोस्ट। अब अपन इसको सॉल्व कराएं तो देखो ऐसी क्वेश्चन आईसीआई के मटेरियल में भी दिए। तो मैं सी इंस्टीट्यूट का अगर आपको यहाँ पे मटेरियल बताओ, ओके एक सेकेंड, ये वाला जो क्वेश्चन है ये 15 दिसंबर, हाँ ये देखो क्वेश्चन में नहीं 20, यस ये देखेंगे आप, ये इंस्टीट्यूट का आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया। ऐसे मैं टिक करते जाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि सेम क्वेश्चन है जो अभी उनका, अमाउंट भी सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपन ने यहीं पे सारे क्वेश्चन मटेरियल में कवर डोंट। और देखो इस तरीके से उसको बेटा नोट्स बनाएगा यहाँ पे, आपको ये भी पता है कि ये कौन से अटेम्प्ट में आए और इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी सारी चीजें लगी, आरटीपी में है, कहां पर क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन पे लिखा हुआ है। ओके, सो यहां पे अब अपन यहां पे इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ बच्चे आंसर भी देने लग गए। ठीक है, अब आप लिखेंगे यहां पे मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड 1st April to 15th of December, 15th of December 2012। तो साल के शुरुआत से जिस दिन आग लगी उस वक्त तक एक अपने को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना रहेगा। इसका ज्यादा नहीं, 4-5 लाइन का, 5-6 लाइन का सिर्फ ड्रॉ करेंगे। डेबिट क्रेडिट, ओके ड्रॉ किया आपने। अब अपने को क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी, वहां से लेते जाएंगे। सबसे पहले उसने अपने को क्वेश्चन में यहाँ पे पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक दिया। तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक मतलब इस साल का क्या है? ओपनिंग स्टॉक, दैट इज 9,40,000। तो आप यहां पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक 9,40,000, टू ओपनिंग स्टॉक 9,40,000। फिर क्वेश्चन में दिया आपको परचेज इस पीरियड का, कौन से इस पीरियड का? साल के शुरुआत से डेट ऑफ फायर तक। परचेज फ्रॉम 1st of April 2012 टू 15th of December 2012 अमाउंटेड टू रुपीज 13,20,000। परचेज 13,20,000 एंड द सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड अमाउंटेड टू 20,25,000। सेल्स आपका 20,25,000। तो यहां पे लिखेंगे टू परचेज 13,20,000। सेल्स दिया आपको 20,25,000, 20,25,000। ओके, सो ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ये सेल्स का 20%, अपन ने देखे तो 20% ऑफ सेल्स, तो ये आपका 20,25,000 रुपए का सेल्स है, इसका 20%। तो 20,25,000 का 20%, 20,25,000 का 20%, दैट्स कम 4,05,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट भी हमने लिख लिए। तो अब अपन यहां पे निकालेंगे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, 9,40,000 प्लस 13,20,000 प्लस 4,05,000, दैट्स कम 26 लाख, 26,60,000
65,000, 26,65,000 माइनस 20,25,000, तो आपका स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर आ रहा है 6,40,000। करेक्ट आंसर, जो आंसर वहां पे लिख रखे बच्चे जो दे रहे, करेक्ट बेटा 6,40,000। सो यहां पे बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज बैलेंसिंग फिगर, ब्रैकेट में आप लिखेंगे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ओके दैट 6,40,000। तो उसके बाद हम क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। सो स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितने का था, अभी ऊपर कैलकुलेट करें, जिस दिन आग लगी, फाइनल आंसर जो ठीक है, जिस दिन आग लगी बेटा उस दिन स्टॉक कितने का था, 6,40,000 रुपए का, 6,40,000। कुछ बच्चे फाइनल आंसर दे रहे, जो दे रहे हो सही दिए, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे मेरे साथ साथ चलो, 6,40,000 स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। यहां पे सेल्वेज वैल्यू दी है अपने को, सेल्वेज वैल्यू, उसका अमाउंट जो क्वेश्चन में अपने को दिया है वो है आपका 1,40,000 रुपए, सेल्वेज वैल्यू 1,40,000 रुपए। सो यहां पे हमारा लॉस ऑफ स्टॉक आ रहा है, अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक वो आएगा आपका 5,00,000 रुपए, अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। तो क्या ये 5,00,000 रुपए ही, ये पूरे के पूरे 5,00,000 रुपए ही क्या हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर ले, देखते हैं। तो क्या एवरेज क्लॉज के थ्रू कैलकुलेट करना है, तो यहां पे हमने देखे कि जिस दिन आग लगी, जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितना था, जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितना था, उस दिन स्टॉक हमारे पास रखा हुआ था 6,40,000 रुपए का स्टॉक था। पॉलिसी अमाउंट कितनी की, पॉलिसी अमाउंट तो यहां पे सिर्फ 4,00,000 रुपए की ना, पॉलिसी अमाउंट कितनी, 4,00,000 रुपए। मतलब ये जो स्टॉक 6,40,000 रुपए का, इसमें से इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे सिर्फ था 4,00,000 रुपए का ही। मतलब ये केस हो गया अंडर इंश्योरेंस, अंडर इंश्योरेंस, पूरे के पूरे स्टॉक को हमने इंश्योरेंस नहीं निकाले। स्टॉक जिस दिन आग लगी 6,40,000 रुपए का था, लेकिन पॉलिसी अमाउंट कितनी थी, सिर्फ 4,00,000 रुपए की। मतलब पूरे के पूरे स्टॉक की हमने पॉलिसी नहीं निकाले, तो इट इज ए केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी हमको पूरे के पूरे लॉस अमाउंट दे देगा, द आंसर इज नो। वो वही कहेंगे ना कि आपने 6,40,000 में के स्टॉक में सिर्फ 4,00,000 का ही इंश्योरेंस निकाले। सो कैलकुलेटर में टाइप करो 4,00,000 डिवाइडेड बाय 6,40,000, तो आ रहा है 0.625, 0.625 आ रहा है ना, 4,00,000 डिवाइडेड बाय 6,40,000, दैट्स कम 0.625। मतलब हमने 62.5% ही अपने स्टॉक का इंश्योरेंस निकाले, पूरे के पूरे स्टॉक का इंश्योरेंस निकाले नहीं है। तो कितना इंश्योरेंस निकाले, सिर्फ 62.5%। तो जो आपका लॉस है 5,00,000 रुपए, उसका भी 62.5% ही इंश्योरेंस हमको कंपनी देंगी। सो मल्टीप्लाई बाय 5,00,000 करे तो दैट्स कम 3,12,500। तो जो बच्चे 3,12,000, वेरी गुड, जो 62.5% जो आंसर दे रहे, वेरी गुड, तो परसेंटेज। और जो कुछ बच्चे फाइनल आंसर भी बताए 3,12,500, वो करेक्ट बता रहे, एग्जैक्टली करेक्ट। तो मगर अपने को प्रेजेंटेशन करना पड़े, किस तरीके से लिखना, अजय को जो रेडिंग में मैंने लिखा ना, वो एग्जाम में नहीं लिखना। तो वो क्यों लिखा, समझाने के लिए आप, ठीक है। तो आपने भी अपने नोटबुक में जो लिख रहे हैं ऐसे रेडिंग से लिख लिया, अच्छा ये ऐसा तो पॉइंट वहां पे, ठीक है। तो यहां पे अब आप उसके नीचे हेडिंग देंगे एवरेज क्लॉज का, ओके, एवरेज क्लॉज, ओके, एवरेज क्लॉज। पॉलिसी अमाउंट, पॉलिसी अमाउंट is rupees 4 lakhs, is rupees 4 lakhs, whereas insurable sum, whereas insurable sum, that is insurable sum का मतलब क्या होता है, stock on the date of fire, that is stock on the date of fire, stock on the date of fire
is rupees 6,40,000. That means it is a case of under insurance. It is a case of under insurance. Hence, average clause will apply. How we calculate जब average clause लगता है? How we calculate claim? Claim equals to policy amount divided by stock on the date of fire, stock on the date of fire multiply by loss of stock. तो आपका यहां पे पॉलिसी अमाउंट कितना है? पॉलिसी अमाउंट है हमारा 4 लाख रुपए. स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है? सही जवाब दे रहे सब. स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है आपका? 6,40,000 रुपए. मल्टीप्लाई बाय लॉस कितना आपका? 5 लाख. तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 6,40,000 मल्टीप्लाई बाय 5 लाख, दैट्स कम 3,12,500. यह आ गया आपका क्लेम का अमाउंट. तो आपका प्रेजेंटेशन 3,12,500, नॉट 3,12,000, 3,12,500. ओके. सो जो आपका क्लेम का अमाउंट रहेगा 3,12,500. ओके. सो सिंपल क्वेश्चन था. अब अपन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे. ठीक है. अब आप इंस्टीट्यूट का भी अगर देखोगे, इंस्टीट्यूट ने भी यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आपको कहाँ पे दिया हुआ? इंस्टीट्यूट के इसमें भी दिया हुआ है. तो देखो इंस्टीट्यूट का जो ये इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, तो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में देखेंगे आप यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 इनने सॉल्व करे. ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करे तो इन लोग का भी देखो 6 लाख इंस्टीट्यूट का ये आया 6,60,000 रुपए. ये हमारे का लॉस ऑफ स्टॉक आया है 5 लाख रुपए. और फिर यहाँ पे क्लेम का अमाउंट 3,12,500 जैसा हमारा आया. तो जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा ही आपको प्रेजेंटेशन एग्जामिनेशन में करके आना रहेगा. ओके. डन. सो यहाँ पे अब यहाँ पे ओके. सो आप लोग की 10:30 से 2 बजे तक क्लास है, तो बीच में ब्रेक मिलता है. तो ब्रेक अभी तो नहीं दूंगा, आपको एक और क्वेश्चन करूंगा. फर्स्ट पार्ट में सोचता हूँ कि फर्स्ट पार्ट में ज्यादा करें, फिर सेकंड पार्ट में थोड़ी हिम्मत कम होते जाती है आप लोग की, तो उसको थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा रहता है. ठीक है. तो अभी अपन और करें, अभी मतलब ब्रेक अभी नहीं, ब्रेक को. और आप देखो अब आप सीए कोर्स कर रहे, अभी ऐसा भी लग सर संडे को क्लास, अरे संडे को क्लास का सीए कोर्स सब अपने लिए सेम डे बेटा. कोई संडे मंडे ट्यूसडे सब बराबर है. अभी सिवाय पढ़ाई के अपने को और कुछ नहीं रहना. और आपने कहा, मैं कह रहा आप देखो उन चुनिंदा लोगों में से बेटा जो 25% जो फाउंडेशन के बच्चे पास हुए उनमें से आप, तो आपने को पुट. और अभी अब आ गए इंटर में, तो मेहनत अपने को और बढ़ा देना पड़ेगा. और यही आपका डिसाइड करेगा कि सीए बन रहे हो कि सीए नहीं बन रहे. ठीक है. सो बहुत मेहनत करना है, बहुत मेहनत करना है. और बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट होना. आप वो दिन इमेजिन करो ना जिस दिन आप सीए बनोगे, कितनी खुशी होगी जिस दिन आप सीए बनेंगे. और इससे ये इंटर की बात कर, जिस दिन रिजल्ट आएगा, आप रिजल्ट देखोगे, वो फीलिंग जो रहेंगी ना, उसके सामने मेहनत कुछ भी नहीं लगेगी. जिस दिन मैं सीए बना था ना, 19 जुलाई 2011, डेट भी याद है. तो उस तारीख को जो फीलिंग आती है, मैं अभी आपकी इंटर की बात करूँ, सीए इंटर में जब आपका रिजल्ट आएगा, उस खुशी के सामने ये मेहनत कुछ भी नहीं लगेगी आपको. बिलीव मी, उस खुशी के सामने बोलेंगे यार हमने 8-9 महीने इतनी मेहनत करे, दिन भर क्लास, सेल्फ स्टडी, सुबह 4:30 बजे उठ रहे, फिर रिविजन करे, इतनी मेहनत करे और इतनी मेहनत कर, फिर जैसे ही वो रिजल्ट आएगा तो उस खुशी के सामने मेहनत कुछ भी नहीं लगी. यार इतनी अच्छी, इतनी खुशी मिल रही है, वो मेहनत तो कुछ भी नहीं थी. मगर ये मेहनत को भी एंजॉय करो. आने वो तकलीफ होती है कि भाई ये नहीं, सुबह सुबह उठो, पढ़ो और अपने ख्वाब देखो. मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, आज भी मैं कहता हूँ, अपने आप को थोड़ा सा, वो कहते हैं अकेले में अपने आप को कुछ सोचना, अपने आप को समय दो. दिन के 5-10 मिनट आपने 10-15 मिनट जरूर अपने आप में बैठ के, खामोशी से बैठ के सोचना कि क्या करना है, क्या ख्वाब है आपके, क्या चीज अचीव करना है, क्या सही जा रहा हूं. देखो 2 चीज होती है हर चीज में, यस और नो. एक अगर डायरेक्शन, अगर आपने सोचे पढ़ने का डायरेक्शन, आपने सोचे कि नहीं पढ़ा ही हमको बराबर करना है, तो आप कोई चीज को मना भी कर रहे हो. कोई चीज एट द सेम टाइम, कोई चीज को यस बोलते हो तो आप कोई चीज को नो भी बोलते हो.
अगर आपने बोले कि नहीं पढ़ाई करना है, मेरे को स्टडी करना है, सिंसियर लेना है, रैंक लाना ही है सीए इंटर में, तो आपने बहुत सी चीजों को मना किया। आपने अपने फ्रेंड्स को मना किया कि नहीं यार पार्टी में मैं नहीं आ सकता। उसने बोले कुछ नहीं होता, 1 घंटे के लिए आ जाए। आपने बोले 1 घंटे क्या, मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं आ सकता। आपने मना किए। आपने रिलेटिव्स ने बोले फंक्शन है आ जाओ 1 हफ्ते के लिए एंजॉय करेंगे, आपने मना किए। बोले वहां पे कहीं वेकेशन पे जा रहे, आपने मना किए। आपने सोशल मीडिया को मना करे। तो आपने बहुत सी चीजों को मना करे, उसके बाद आपको रिजल्ट अचीव होगा बेटा। तो मेहनत बहुत करना, और आप में काबिलियत है। कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, नहीं यार मेरे से नहीं होगा। आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लिया तो सारी दुनिया आपको अंडर एस्टिमेट करेगी। अरे ये क्या करेगा, ये क्या। आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखो तो आपको दुनिया आप पे रखेगी, आप पे कॉन्फिडेंस। अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं यार नहीं, अरे क्यों नहीं होगा। अरे आपने, लोगों ने लाए ना रैंक फर्स्ट, लाए ना लोगों ने। तो अगर कोई दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिसने कर, तो आप भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। और कोई नहीं पूछता कि आपका पास का रिकॉर्ड क्या, आपने पास में क्या करे, आई मीन टू से 10-12 में क्या परसेंटेज है। अब परफॉर्म करने की बारी आई बेटा, अब परफॉर्म कर जाओ। अगले अभी 9 महीने परफॉर्म कर जाओ, फाइनल में आ जाओगे। आपकी लाइफ बनेगी जब सीए बन जाओगे। अभी आपका एक्चुअल पूरी लाइफ के अभी मेहनत का पीरियड है। पास में जो हो गया, अच्छा करे, बहुत अच्छी बात है। अगर अच्छा नहीं भी करे हो पास में तुम लोगों ने परफॉर्म, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब अपना 100% दो और जम के मेहनत करो। और जहां बैठते हो, जहां पढ़ते हो, लिखो। अपने एक डायरी है तो मेंटेन करा करो, क्या ख्वाब है। और ख्वाब कभी छोटे नहीं सोचना, मेरे को वो चीज अचीव है। हमेशा कोई भी चीज जब सेलेक्ट करते हो तो सबसे अच्छी चीज, उसमें सबसे ऊपर जो चीज रहती है, सबसे अच्छा जो टारगेट रहता है, वो सेलेक्ट करना। आपने नहीं सोचना है कि नहीं यार, मैं जुबैर सर ने बोले फर्स्ट सेशन में कि 75 मार्क्स अकाउंट में पासिंग मार्क उतने 70। आप अपना टारगेट रखो 95 का, जो हिस्ट्री में किसी ने किया आप लेकर 100 में से 100 लाऊंगा। ऐसी मेहनत करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन वहां पे कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं आया अकाउंट्स में, तो क्यों नहीं आप पूरे के पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, पिछले 3 अटेम्प्ट में पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सिवाय, क्यों नहीं अचीव कर सकते तुम टारगेट। कर सकते, तुम्हें काबिलियत है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिसिप्लिन करना पड़ेगा और अपने आप पे भरोसा रखो। आपको खुद को भी नहीं पता कि आप में कितनी काबिलियत है, बहुत काबिलियत है। बस अपने आप पे भरोसा रखो और आप आपके टारगेट अचीव करोगे और उसका मजा ही कुछ अलग रहता है। ओके सो एक क्वेश्चन अभी और हम लोग और करेंगे, उसके बाद फिर आई विल गिव ब्रेक, डोंट वरी। ओके सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4th। क्लास का क्वेश्चन नंबर 4th कौन से पेज नंबर पे दिया बेटा, कौन से पेज नंबर पे दिया अपने को क्वेश्चन। वहां पे उसने दिया पेज नंबर, यहाँ पे पेज नंबर यहाँ पे 10 दिए, वही है पेज नंबर हमारा। पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 10 पे उसने यहाँ पे ये दिया अपने को। ओके तो क्वेश्चन नंबर 4th आपने यहाँ पे जैसे यहाँ पर लिखे, यहाँ पे लिखूंगा पेज नंबर 10 में ये दिया हुआ। उसी तरह आपने जो आपका नोटबुक का पेज नंबर होगा, आपने यहाँ पे भी लिखना है क्वेश्चन नंबर 4, और इन नोटबुक का कौन सा पेज नंबर है वो यहाँ पे आपको लिखना है। ओके अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो नवंबर 2012 का क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन सी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, आईसीआई, ऐसा ही क्वेश्चन सी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में दिया हुआ है। सो ऑन 29th of August 2012 the godown of a trader caught fire and a large part of the stock of goods was destroyed। तो कब आग लगी, डेट ऑफ फायर उसने दिया 29th of August 2012। तो यहां पर 29 अगस्त को आग लगी और वो कहता है कि लार्ज पार्ट ऑफ द स्टॉक डिस्ट्रॉयड। हाउएवर गुड्स कॉस्टिंग ₹1,08,000 कुड बी सेल्वेज इनकरिंग फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹4,700। अब ध्यान से सुनेंगे, अभी क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो सेल्वेज तो ठीक है 1,08,000 रुपए, लेकिन यहाँ पे एक नई चीज दिख रही है, इसलिए मैं कोई और कलर से इसको हाईलाइट करता हूँ कि फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस 4,700 रुपए। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस क्या है, और मेरी हर बात को बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। द ट्रेडर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। स्टॉक कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 1st of April 2011। ध्यान से देखो, आपको आग कौन सी तारीख को लगी, ये तो लगी 29 अगस्त 2012 को लगी। कब लगी, डेट ऑफ फायर क्या है आपकी, 29 अगस्त 2012 है, 29 अगस्त 2012 है आपका डेट ऑफ फायर, ठीक है। मगर यहां पे कॉस्ट ऑफ स्टॉक 1 अप्रैल 2011 का। अरे सर क्वेश्चन गलत है क्या कि 1 अप्रैल 2012 होना चाहिए ना ओपनिंग स्टॉक। अरे नहीं, इशारा समझ जाओ, ये पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक दिया, पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का अगर ओपनिंग स्टॉक दिया, इसका मतलब आपको क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं दिया हुआ होगा। इसने पिछले साल के ट्रेडिंग अकाउंट की इंफॉर्मेशन आपको दिया है, इसने पिछले साल की ट्रेडिंग अकाउंट की इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, टू कैलकुलेट जीपी रेशियो ऑफ लास्ट ईयर।
इसीलिए ये स्टॉक कौन से साल, लास्ट ईयर का है, तो ये लास्ट ईयर का आपका ओपनिंग स्टॉक है। फिर कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2012, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, मतलब इस साल का ओपनिंग स्टॉक। फिर क्वेश्चन में आपसे कहता है परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, आप 56,79,600, ये परचेज ड्यूरिंग द ईयर, पिछले साल का, 31 मार्च 2012 को जो ईयर एंड हुआ पिछले साल का, ये साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 2012 से। फिर परचेजेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 टू द डेट ऑफ फायर 33,10,700, 33,10,700, ये आपका परचेज इस साल का है, जो आपका साल की शुरुआत से डेट ऑफ फायर तक। कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल फॉर एडवर्टाइजिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 टू द डेट ऑफ फायर, अब आपने कुछ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल के, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो इस साल का 41,000 का। कॉस्ट ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय ट्रेडर फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 टू द डेट ऑफ फायर, इस साल आपने डेट ऑफ फायर, इस साल की शुरुआत से डेट ऑफ फायर तक कुछ विड्रॉ करे ड्रॉइंग से 2,000 रुपए का। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, यह हो गया आपका 80 लाख रुपए का सेल्स हुआ, कब, पिछले साल का दिया। एंड सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 टू द डेट ऑफ फायर, इस साल का सेल्स जो साल की शुरुआत से डेट ऑफ फायर तक, वो है आपका 45,36,000। The insurance company also admitted the fire fighting expenses. The trader had taken the fire insurance policy of rupees 9 lakh with an average loss. तो पॉलिसी अमाउंट 9 लाख रुपए आपको दिया है। Calculate the amount of the claim that will be admitted by the insurance company. अब अच्छे से समझना, इस क्वेश्चन में स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑफ द डेट ऑफ फायर बेटा हमको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में मैं ओपनिंग स्टॉक लिखूंगा, एग्जाम का क्वेश्चन है, सी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी है, तो ओपनिंग स्टॉक लिखूंगा, फिर परचेज सेल्स, फिर ग्रॉस प्रॉफिट, मैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सेल्स पे अप्लाई करके ग्रॉस प्रॉफिट लेके फिर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर बैलेंसिंग फिगर आएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको क्या जीपी रेशियो के बारे में बोला नहीं, बोला ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में बोला नहीं, बोला। तो मैंने आपसे कहा था कि जब ग्रॉस प्रॉफिट आपको नहीं बोला क्वेश्चन में, अगर ग्रॉस प्रॉफिट आपने उसने अगर आपको नहीं दिया, तो आपको पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट की इंफॉर्मेशन वो जरूर देगा। तो पिछले साल की ट्रेडिंग अकाउंट की इंफॉर्मेशन उसने हमको दिया, वहां पे पिछले साल का पूरा बताया उसने, ट्रेडिंग, परचेस, ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेस, सेल कितना सब, तो वहां से अपन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वहां से निकाल सकते। तो दैट ट्रेडिंग अकाउंट विल बी वर्किंग नोट हमको बनाना रहेगा। ये एक नई चीज इस क्वेश्चन में हम सीखने जा रहे हैं। और एक नई चीज फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, तो फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस के बारे में भी मैं आपसे, एक जो नई चीज उसमें बहुत डिटेल में आपसे कुछ बात करना रहेगा, तो वो भी मैं आपसे आगे भी डिस्कस करूंगा। सो आप आपके नोटबुक में लिखेंगे, ओके, नोटबुक में लिखेंगे आप। सबसे पहले यहां पर ना ये ड्रॉ कर लो आप, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट for the period 1st of April to, कब आग लगी, 29th of August, 29th of August को डेट ऑफ फायर है ना आपकी, 29th of August, yes, 29th of August 2012, इसको आप ड्रॉ करो, वही जो आप ड्रॉ करते, इसको थोड़ा सा ज्यादा कर लेना, ज्यादा नहीं, परचेज में कुछ एडजस्टमेंट इसलिए करो, 7-8 लाइन का ड्रॉ कर लेना इसका आपने, ओके। ओके, ये क्वेश्चन के बाद बढ़िया सा आपको ब्रेक देता हूं, डोंट वरी, ओके। उसके बाद आपने ना, अच्छा, इसके एक और चीज आपको ना, ये एक पीस में, इसके बाद अपन स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक बनाते, स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक बनाते हैं ना, फिर एवरेज क्लॉस का कैलकुलेट करते, वो सारी चीजें। तो आपने एक, आई डोंट नो कि आपके नोट, मुझे एक पेज लग रहा, तो शायद आपको भी एक पेज लग रहा होगा, तो आपने भी क्या करना है, इसको एक पेज का आपने स्पेस रखना, एक पेज का क्या करोगे, क्योंकि आपने को पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट, पिछले साल का अपने को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है, तो पिछले साल का भी क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट अपने को बनाना है, ओके। पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है अपने को। तो इसके बाद आपने स्पेस रखना, कितना स्पेस रखना आपको अंदाजा हो जाना चाहिए,
कि एक पेज मुझको लग रहा है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने, तो आपको भी शायद एक पेज ही लग रहा होगा। इसके नीचे स्टेटमेंट ऑफ लॉस और वो एवरेज क्लॉज का भी मैं लिखूंगा, इसके बाद 10-15 लाइन आप इसके नीचे छोड़ दो। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे, इसके बाद फिर यहाँ पे लिखना वर्किंग नोट, जो आप वर्किंग नोट बना, वर्किंग नोट आपको बनाना है, जो ये वर्किंग नोट आप बनाओगे। तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, हम लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2012, 31st March 2012। ये आपने लास्ट ईयर का ट्रेडिंग क्यों बना रहे, ट्रेडिंग अकाउंट ये लास्ट ईयर का अपन, क्योंकि टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने अपन बना रहे हैं। ओके तो इसको आप क्या, इसको ज्यादा नहीं, 5-6 लाइन भी काफी है इसके लिए। अमाउंट ओके, डेबिट क्रेडिट लिखते जाएंगे अब साथ साथ। तो दोनों बना, जो इंफॉर्मेशन जहां की, अगर इस साल की ट्रेडिंग अकाउंट की तो इस साल वो मेमोरेंडम ट्रेडिंग में लिखना, पिछले साल की तो पिछले साल की यहाँ पे वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट नंबर 1 में लिख लेंगे फिर आप। तो जहां की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में सीक्वेंस में चलेगी, जो इंफॉर्मेशन जहां की वहां पे हम लिखते जाएंगे। अब यहाँ पे हमने देखे कि सबसे पहले ये सैलवेज तो दिया है, फायर फाइटिंग एक्सपेंस क्या, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उससे हम देखिए कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2011, मतलब पिछले साल का क्या है, ओपनिंग स्टॉक। तो वर्किंग नोट नंबर, पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक है 7,10,500, 7,10,500। तो पिछले साल का ये ओपनिंग स्टॉक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे वर्किंग नोट नंबर 1 में, गड़बड़ नहीं करना, ओपनिंग स्टॉक। तो पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक है 7,10,500, 7,10,500। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे दिया कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 31st March 2012 7,90,100। अभी पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक और इस साल का ओपनिंग स्टॉक रहेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, पिछले साल का पहले क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक 7,90,100, 7,90,100। कुछ बच्चे जीपी रेशियो भी निकाल ली, ठीक है, 7,90,100। अब आप यहां पर आओ, यहां पे आपने ये पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, तो इस साल का वो ओपनिंग स्टॉक रहेगा। तो आप यहां पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक 7,90,100, 7,90,100। ओके, अब उसके बाद क्वेश्चन में हमसे देता, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में था परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2012। तो आपका परचेज कितना हुआ इस साल, ये पिछले साल का परचेज, डेट बराबर देखना, पिछले साल का परचेज है, तो वर्किंग नोट नंबर 1 में जाएगा 56,79,600। तो आप जाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1 जो आपने बनाए यहां पे, टू परचेज 56,79,100, 56,79,100। फिर क्वेश्चन में दिया परचेज फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 टू द डेट ऑफ फायर। ध्यान रखना, जब भी परचेज या सेल्स का फिगर है, कई बार उसमें एडजस्टमेंट रहता है। जैसे आप अगर आप नीचे देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्री सैंपल बांटे, कुछ गुड्स उसमें ड्रॉइंग्स हुआ, मतलब परचेज में एडजस्ट करना है, तो अपन ने उसको क्या करना है, इनर कॉलम पे लिखना रहेगा। दैट्स 33,10,700। तो इस पीरियड का परचेज है। तो यहाँ पे आप जो आपने यहां पे आप लिखोगे टू परचेजेस, ये अमाउंट कितना दिया आपको, 33,10,700, 33,10,700। ओके, उसके बाद क्वेश्चन में क्या, जिसको अच्छे से समझना, कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल फॉर एडवर्टाइजिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 टू द डेट ऑफ फायर। आपने ये गुड्स फ्री सैंपल बांटे, एडवर्टीजमेंट है, तो एंट्री इसकी पास होंगी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू। अब गुड्स आपने अपने जो दुकान में रखा था उसको उठा के एडवर्टीजमेंट के लिए फ्री सैंपल बांट दी बेटा। तो फ्री सैंपल आपने बांट दिए, तो 41,000 का फ्री सैंपल आपने बांटे, तो जो गुड्स खरीदे तो वो तो कम हो गया, तो परचेज आपका कम हो गया, तो टू परचेज अकाउंट करते।
ऑल्टरनेटिवली इसको गुड्स यूज अकाउंट भी लिख सकते परचेज की जगह, और गुड्स यूज अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखो या परचेज में से माइनस करो, बात एक ही है। तो एडवर्टीजमेंट आपका कहां जाता है, पूरा टोटलिटी में एक्सपेंस है, ये पीएनएल में जाता है। परचेज कहां जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो अभी तो हम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ही बना, तो डबल इफेक्ट सोचो। हाँ, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस से पीएनएल में डेबिट होता है। आपका परचेज कम हो तो परचेज में से ट्रेडिंग में अपन एडजस्ट करते, तो अपन ट्रेडिंग अकाउंट ही बना रहे अपन, तो यहाँ पे परचेज में से क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे। इस तरह सोचना है आपको। ओके, सब आप आएंगे और यहाँ पे आराम से परचेज जो आपने यहाँ पे लिखे इसमें से आप लेस एडवर्टीजमेंट, कितना एडवर्टीजमेंट, 41,000 रुपीज से परचेज कम हो, 41,000 से। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय ट्रेडर फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 टू द डेट ऑफ फायर, मतलब इस साल की बात कर रहा है कि उसने गुड्स विड्रॉ किया साल की शुरुआत से डेट ऑफ फायर के बीच में, उसने गुड्स विड्रॉ किया। कितने के गुड्स विड्रॉ किया, उसने जो गुड्स विड्रॉ किया उसने विड्रॉ करा 2,000 रुपीज। अब इसकी एंट्री क्या पास होती है, जो विड्रॉ की इसकी एंट्री पास होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, अब आपका गुड्स उतने से कम हो गया, टू परचेज अकाउंट। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो पर्सनल इसके लिए लेके चले गया, तो वो गुड्स जो बेचने लाए तो उसने कुछ गुड्स पर्सनल इसके लिए लेके गया, तो जो परचेज होते से क्या हो गया आपका कम। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट 2,000। लेकिन ये ड्रॉइंग्स कहां जाता है, ये तो आप बैलेंस शीट में लिखते हो, और परचेज कहां पे, ट्रेडिंग में। तो हम टोटलिटी में सोचो, ये ट्रेडिंग में जाते तो ट्रेडिंग में अपन यहाँ पे एडजस्ट करेंगे इसको, अपन ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे। तो ड्रॉइंग कितना है, 2,000 रुपए का। तो आपने जो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट जो लिखे 41,000, उसके नीचे लिखना है यहाँ पे लेस एडवर्टीजमेंट लिखे, उसके नीचे लिखना आपने ड्रॉइंग्स 2,000 रुपीज। अब आउटर कॉलम पे देखें कितना आएंगे, 33,10,700 माइनस 41,000 माइनस 2,000, तो ये आ रहा है आपका 32,67,700, 32,67,700 ये आ गया परचेज आपका आउटर कॉलम पे। उसके बाद सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, पिछले साल का सेल्स है, कितना अमाउंट है, 80 लाख रुपए। तो हमने जो 80 पिछले साल का सेल्स है, तो पिछले साल का है, तो यहां पर आपने जो वर्किंग नोट नंबर 1 है वहां पर आप लिखेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 में बाय सेल्स ये अमाउंट दिया आपको 80 लाख रुपीज का, 80 लाख रुपीज का, 80 लाख रुपीज। उसके बाद जो सेल्स का सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 टू द डेट ऑफ दैट्स 45,36,000, तो इस पीरियड का सेल्स है, साल के शुरुआत से डेट ऑफ फायर तक। तो आप यहां पे लिखेंगे सेल्स बाय सेल्स, इसमें कुछ एडजस्टमेंट तो आउटर कॉलम पे लिख देना इसको, बाय सेल्स 45,36,000, 45,36,000, ओके 45,36,000। अब हमने जो इंफॉर्मेशन दी थी सारी की सारी हमने यहां पे लिख ली। अब मैं यहां पे हम लोग लिखते ग्रॉस प्रॉफिट, मगर सर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे लिखूं, क्वेश्चन में तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई नहीं है, मैं यहां पे कैसे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करूं, मैं कैसे करूं, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया। इसीलिए तो क्वेश्चन में आपको पिछले साल के ट्रेडिंग अकाउंट की इंफॉर्मेशन दी, ताकि आप वहां से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करो, और हम यही मानेंगे जो पिछले साल जीपी रेशियो था वही जीपी रेशियो इस साल भी फॉलो करा गया है। तो आप यहां पे कैलकुलेट करेंगे, 80 लाख प्लस 7,90,100, तो ये आ गया आपका 87,90,100, 87,90,100 माइनस 7,10,500 माइनस 56,79,100, दैट्स कम 24 लाख 80 लाख 7,90,100 माइनस 7,10,500 माइनस 56,79,100, ओके। सो ये आ रहा है आपका 24 लाख जस्ट 80
एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। ये जो आपका परचेज का, एक सेकेंड, यहाँ पे ये परचेज का फिगर बेटा यहाँ पे 600 है, तो यहाँ पे इसको करेक्ट कर लो, इसको 600 कर लेना, इसको करेक्ट कर लो, 600 करेंगे, माइनस 56,79,600, तो ये आ रहा है आपका 24 लाख बेटा, उसको करेक्ट कर लेंगे। ओके, तो ये आपका पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, ये पिछले साल का क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ओके, इससे अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सो राइट डाउन हियर, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, rate of gross profit in 2011-12, in 2011-12. So gross profit divided by sales multiply by 100। तो कितना ग्रॉस प्रॉफिट था आप देखोगे, कितना ग्रॉस प्रॉफिट था, वो ग्रॉस प्रॉफिट आपने कैलकुलेट करे 24 लाख, 24 लाख डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। सेल्स का अमाउंट कितना है आपका, ये जो आपने ऊपर लिखे, दैट इज 80 लाख। सो 24 लाख डिवाइड बाय 80 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, दैट्स कम 30%। जीपी रेशियो कितना है हमारा, 30%। तो लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना था आपका, 30%। तो हम यही मानेंगे इस साल भी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है बेटा, हमारा 30%। अब अपन आते, यही रेशियो अपन यहां पे लगा देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। हमने जो इस साल का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे और वहां पे आप लिखेंगे, यहां पे आप लिखेंगे 45,36,000 का हमारा, 45,36,000 का इस साल सेल्स हुआ, इसका 30% ग्रॉस प्रॉफिट, 45,36,000 का 30%, दैट्स कम 13,60,800, 13,60,800। अब अपने यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट भी लिख लिए, तो बैलेंसिंग फिगर क्लोज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कैलकुलेट हो जाएगा। तो 7,90,100 प्लस 32,67,700 प्लस 13,60,800, तो ये आ गया आपका 54 लाख, आ गया 54,18,600, 54,18,600 माइनस 45,36,000, ये आ रहा है आपका 8,82,600, 8,82,800। तो ये आ गया आपका क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर, and this is stock on the date of fire, stock on the date of fire, stock on the date of fire। ओके, सो हमने स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकाल लिया, बहुत आसान है अपने लिए। अब हम देखेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। सो आगे अब आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। सो यहां पर आप लिखेंगे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जो हमने ऊपर कैलकुलेट करे। अच्छा, ये जीपी रेशियो जो आपने 30% लगाया, यहां पे लिख देना है वर्किंग नोट नंबर 1 से आपने कैलकुलेट करे जीपी रेशियो 30%। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ये हमने ऊपर कैलकुलेट करे 8,82,000, 8,82,600, 8,82,600। ओके, सैल्वेज क्वेश्चन में दिया आपने को, सैल्वेज क्वेश्चन में कितना दिया, सैल्वेज क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, यहाँ पे सैल्वेज क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 1,08,000 रुपए। तो यहां पे लिखेंगे लेस सैल्वेज्ड वैल्यू, सैल्वेज्ड वैल्यू 1,08,000। सो आपका यहां पे आ जाएगा लॉस ऑफ स्टॉक, अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक 8,82,800 माइनस 1,08,000, दैट्स कम 7,74,600, 7,74,600। डन।
तो आपका अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक आया 7,74,600। अब असली पॉइंट यहां पे नया जो आपका सीखने जा रहे, मैंने कहा सर ठीक है ये रहा हमारा 7,74,600, अभी अपन वो एवरेज क्लॉस को 2 मिनट बाद डिस्कस करते। क्वेश्चन में ऐसा कहा गया कि फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस कोई है 4,700 रुपए के। 4,700 रुपए की क्या है? फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस है 4,700 रुपए की। तो ये फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस क्या है बड़े अच्छे से समझना। मैंने कहा कि ये हमारा गोडाउन था, ये हमारा गोडाउन है भाई, ये हमारा गोडाउन है, इसमें आग लगी भाई। तो आग लगी तो हमने जल्दी से कॉल किए फायर ब्रिगेड वालों को, ये आ गए फायर ब्रिगेड वाले, और ये फायर ब्रिगेड वाले क्या करने लगे? ये फायर ब्रिगेड वाले ये आग बुझाने लगे। अब ये फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाने लगे तो उन्होंने आग बुझाए, मगर बोले हम फ्री में तो काम नहीं करेंगे। उन्होंने इसके पैसे लिए, बोले 4,700 रुपए का बिल दिए, और उन्होंने हमको 4,700 रुपए का क्या दिए? बिल दिए। फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस के 4,700 रुपए। भाई ये 4,700 रुपए, मैं हूं बिजनेसमैन, ये फायर ब्रिगेड वालों को मैंने कॉल किया, वो फायर ब्रिगेड वाले आए और उन्होंने क्या करे यहां पे 4,700 रुपए उन फायर आग बुझाने में मदद किए और 4,700 रुपए का बिल दी। तो मैंने ये 4,700 रुपए, ये फायर ब्रिगेड वाले, मैंने फायर ब्रिगेड वाले को ये 4,700 रुपए दे दिया। मगर जब मैं इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करने की बारी आती है तो क्या ये 4,700 रुपए भी मैंने इंश्योरेंस कंपनी से लेना चाहिए क्या? लॉजिक समझो, फिर अपन आगे बढ़ते। क्या ये 4,700 रुपए भी मैंने इंश्योरेंस कंपनी से लेना चाहिए क्या? अब आप अच्छे समझना, ये फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस आपने क्यों इनकर्ड करे? वो फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस इसीलिए हमने खर्च करे ताकि हमारे गुड्स बच सके भाई, कुछ बच सके। तो वो आए, उन्होंने आग को बुझाए बेटा, तो आग बुझाने में फायर ब्रिगेड वालों ने मदद करे, जभी तो गुड्स कुछ बच गए और उसकी कोई सैल्वेज, उसकी कोई हमको सैल्वेज वैल्यू मिली यहां पे 1,08,000 रुपए की। इसका मतलब फायर ब्रिगेड वालों ने हमको मदद करे, फायर ब्रिगेड वालों ने मदद करे हमारे लॉस को कम करने के लिए। तो फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड करे टू रिड्यूस द लॉस, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड टू रिड्यूस द लॉस। तो भाई उन्होंने आए, उन्होंने आग बुझाए, जब ही तो आपका सैल्वेज 1,08,000 रुपए का हुआ, नहीं तो पूरा का पूरा जल जाता, तो कुछ बचता ही नहीं बेटा। तो ये 1,08,000 रुपए के, 1,08,000 रुपए के जो आपके है, 1,08,000 रुपए जो है आपके, ये 1,08,000 रुपए पे आप मेरे को बताओ कि यहां पे ये 1,08,000 रुपए जो ये यहां पे आपको मदद हुए, सैल्वेज वैल्यू क्या हुई? मदद हुई, आपके गुड्स बच गए। तो ये किसकी वजह से बचे? फायर ब्रिगेड, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड करा। तो ये अगर मैंने 1,08,000 रुपए मेरे बचे, तो मेरा लॉस कम हुआ 7,74,600। 7,74,600 मेरा लॉस क्या हुआ? कम हुआ 7,74,000। लॉस अगर ये पूरा का पूरा जल जाता तो ये सैल्वेज नहीं रहता, फिर मेरा लॉस आता 8,82,600। तो 8,82,600 लॉस आता अगर फायर ब्रिगेड वाले नहीं है तो उन्होंने कुछ बचाए, तो सैल्वेज गुड्स हुए। तो सैल्वेज गुड्स की जो वैल्यू 1,08,000 गुड्स मेरे कुछ बचे, तो नुकसान मेरा कब हुआ? तो अगर फायर फाइटिंग में इंश्योरेंस कंपनी, मेरे सामने इंश्योरेंस कंपनी वाले खड़े, तो मैंने बोला कि फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस जो मैंने खर्च किया 4,700 रुपए के, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस जो मैंने 4,700 रुपए जो मैंने खर्च किया, मैंने उनको बोला कि लाओ ये 4,700 रुपए जो फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस है ये मेरे को दो। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले मुझको कहने लगे क्यों दे हम तुमको 4,700 रुपए? तो मैंने कहा देखो भाई साहब समझो पॉइंट को, 4,700 रुपए मैं आपसे इसलिए मांग रहा हूं इंश्योरेंस कंपनी से, अगर वो फायर ब्रिगेड वाले नहीं आते तो नुकसान ज्यादा होता, नुकसान ज्यादा होता तो मैं आपसे क्लेम ज्यादा करता था। आप समझो ये बात को, वो फायर ब्रिगेड वाले नहीं आते, वो आग को नहीं बुझाते, तो नुकसान ज्यादा होता, नुकसान ज्यादा होता तो फिर भैया मैं आपसे क्लेम भी ज्यादा करता था, तो उनकी वजह से नुकसान कम हुआ, तो मैं आपसे क्लेम भी कम कर रहा हूं। तो उनको बुलाने के लिए जो खर्चा है वो तो मैं आपसे लूंगा ना, वो तो मैं आपसे लूंगा, क्योंकि आपका ही मैंने फायदा करा के दिया उनको बुला के। उन्होंने आग बुझाया, मैं फायर ब्रिगेड वालों से बात कर रहा हूं, उन्होंने आग बुझाया बेटा, और आग बुझाया उन लोगों ने तो उसके बाद क्या हुआ कि आग बुझाए लोग, तो मेरा नुकसान कम हो, नुकसान कम हो तो मैं आपसे क्लेम कम कर रहा हूं। अगर उनको नहीं बुलाता नुकसान ज्यादा होता, नुकसान ज्यादा होता तो मैं आपसे ज्यादा पैसे इंश्योरेंस कंपनी से मांगता, तो उनको बुला के मैंने आपका ही फायदा करा के दिया, इसलिए मैं आपसे पैसा मांग रहा हूं।
तो मेरे को क्या, अगर आपको नहीं देना तो फिर मैंने नहीं बुलाना था, उनको जलने देना था गुड्स, पूरा पूरा का पूरा क्लेम करता था। इसीलिए फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, व्हाट इज फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, तो फायर, हम इंश्योरेंस कंपनी से इसको फिर क्लेम करते हैं। व्हाट इज फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस व्हिच वी हैव इनकर्ड टू रिड्यूस द लॉसेस, टू रिड्यूस द लॉसेस, लॉस को कम करने के लिए हमने फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस को इनकर्ड करे हैं। तो भाई नुकसान कम हुआ तो क्लेम कम, क्लेम कम तो फिर हम इंश्योरेंस कंपनी से खर्चा तो बोलेंगे ना, और इंश्योरेंस कंपनी को भी कोई दुख नहीं होगा देने में, बोलेंगे ले ले यार, तूने लॉस कम करके दिया तो क्लेम कम हुआ तो ले ले 4,700 रुपए। वो सैलवेज गुड्स बच्चे भी तो फिर 1,08,000 के ना, तो 1,08,000 की उसकी वैल्यू है, तो फिर 7,74,600, 7,74,600 का लॉस हुआ बेटा। ओके, 7,74,600 का ही तो लॉस हुआ आपका, है ना। तो 2 मिनट पॉइंट डिस्कस कर तो फिर मैं कहता हूं आप लोग क्या कह रहे हैं। ओके, तो यहां पे इंश्योरेंस कंपनी का ही तो हमने फायदा करा के दिए, इसीलिए फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस भी हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करते हैं, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस भी हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करते हैं। सो यहां पे ये फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, इसीलिए जो अमाउंट ऑफ क्लेम है हम उनसे लेते हैं, तो आप यहां पे ऐड करोगे फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस 4,700 रुपीज ये हम उनसे लेंगे। तो टोटल अमाउंट ऑफ लॉस कितना हो जाएगा बेटा, टोटल अमाउंट ऑफ लॉस 7,74,600 प्लस 4,700, तो ये आ रहा है आपका 7,79,300, 7,79,300। ओके डन। ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुनेगी। अभी अपन एवरेज क्लॉज पे आते, इस पे कुछ पॉइंट्स और है मेरे को डिस्कस करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, स्टेप बाय स्टेप मैं आगे जाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। अब मैं यहां पे देखता हूं कि जिस दिन आग लगी उस दिन मेरे पास स्टॉक कितना था, अपन ऊपर कैलकुलेट करें स्टॉक कितना था, 8,82,600, 8,82,600 का स्टॉक था। लेकिन क्वेश्चन में अपने को पॉलिसी अमाउंट भी दिया हुआ, तो क्वेश्चन में मैं देखता हूं तो पॉलिसी अमाउंट मेरे को जो ये आखिरी में यहां पे लिखी हुई, ये पॉलिसी अमाउंट है 9 लाख रुपए की, 9 लाख रुपए की पॉलिसी अमाउंट है। तो मैंने कहा कि पॉलिसी अमाउंट 9 लाख रुपए की, तो आप मेरे को बताओ कि 8,82,600 का स्टॉक रखा हुआ था, 8,82,600 का स्टॉक रखा हुआ था, और पॉलिसी अमाउंट कितने की थी हमारी, पॉलिसी अमाउंट जो थी हमारी 9 लाख रुपए की। तो क्या मैं इंश्योरेंस कंपनी पे यहां पे क्या एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा क्या, कि भाई 8,82,600 का स्टॉक रखा हुआ है और पॉलिसी अमाउंट मेरी कितनी 9 लाख का स्टॉक मेरे इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे, अब मेरे पास स्टॉक रखा हुआ है 8,82,600। मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूं कि एवरेज क्लॉज के थ्रू क्लेम अपन यहां पे करेंगे क्या पूरा का पूरा अमाउंट 7,79,600 करेंगे। मुझे बता एवरेज क्लॉज यहां पे एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। नो सर, करेक्ट बेटा। क्यों नहीं नो सर, फुल्ली इंश्योर्ड, करेक्ट, वेरी गुड बेटा। क्यों, क्योंकि अंडर इंश्योरेंस का केस नहीं है, दिस इज नॉट ए केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, ये अंडर इंश्योरेंस का केस नहीं है, दिस इज नॉट अ केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, तो अंडर इंश्योरेंस का केस नहीं है। तो हमारा स्टॉक था 8,82,000, सब सही जवाब दे रहे, नो 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 नो, ठीक है। तो स्टॉक 8,82,600 का था, लेकिन हमने वहां पर कितना था आपका, लेकिन आपका पॉलिसी अमाउंट थी 9 लाख की, तो पूरा का पूरा स्टॉक इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे था, तो पूरा का पूरा लॉस हम क्या करेंगे, क्लेम करेंगे। और ये जो आपका 4,700 रुपए एक्सपेंसेस इनकर्ड टू रिड्यूस लॉस को रिड्यूस करने फायर ब्रिगेड का एक्सपेंस हमने इनकर्ड करे, तो वो भी हम इंश्योरेंस कंपनी से इनकर्ड क्लेम करते हैं। स्टेप बाय स्टेप, फायर ब्रिगेड पे मुझे बहुत एक्सप्लेनेशन देना, 5 मिनट रुको, फट से पहले इसका एवरेज क्लॉज का पॉइंट यहां पे हम लिखेंगे। एवरेज क्लॉज लिखना तो पड़ेगा ना आपको, एवरेज क्लॉज इस तरीके से आप लिखोगे जैसे मैं लिख रहा हूं, पॉलिसी अमाउंट इज ऑफ रुपीज 9 lakh, whereas insurable sum that is stock on the date of fire
date of fire is rupees 8,82,600. That means it is not a case of, that means it is not a case of under insurance. Not a case of under insurance. Hence, average clause will not apply. Average clause will not apply. Okay. Therefore, amount of claim will be equal to 7,79,300. ओके, फुल क्लेम यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा खत्म होता है. ऐसा ही क्वेश्चन देखो, ये आप क्लेम किससे कर रहे हो? इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर रहे हो फायर फाइटिंग एक्सपेंस. तो आपने एक तो पहले क्लेम कर ले रहे, तो आपने खर्च करे तो बाद में आपको रिकवर भी हो जा रहा है, ठीक है. लेकिन कभी कभी आपको आगे बताऊंगा, अगर आपने क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से फायर फाइटिंग एक्सपेंस अगर आप इनकर्ट करो, आप ही बेयर कर रहे हो, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस और पीनल में जाएगा आपका. ओके, अब दूसरी चीज यहाँ पे फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस मुझे आपको बहुत डिटेल में कुछ डिस्कस करना है. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट ऑफ क्लेम 7,79,300. ऐसा ही क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी. तो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में अगर अपन देखते हैं यहाँ पे, तो यहां पर आप देखेंगे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 इंस्टीट्यूट. सेम क्वेश्चन अपन ने सॉल्व करे, ये 9 लाख सेम क्वेश्चन अभी अपन ने सॉल्व करे, जो कि एग्जाम में भी है और इंस्टीट्यूट के मटेरियल में. साथ साथ में मटेरियल पूरा हो जाएगा, आपको पूछ मटेरियल को मतलब फिक्र मत करना, सारे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं प्रॉमिस करता हूं, डोंट वरी, सारे क्वेश्चन कवर है आपके. तो ये आ गया आपका 7 लाख, ये आपका 9, ये आपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल में. इसका सोल्यूशन अगर आप देखेंगे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में यहाँ पे, तो देखो उनका भी आंसर यहाँ पे ये आ गया 7,79,300. 7,79,300 उनका भी आया. अब उसने ये लिखा यहाँ पे एवरेज क्लॉज का पॉइंट कि वो अंडर इंश्योरेंस का केस नहीं, तो एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं होगा. तो इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन भी यहाँ खत्म हो गया, हमारा क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म हो गया. लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर यहाँ पे एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल हो जाता, एवरेज क्लॉज क्वेश्चन बस 2 मिनट में ब्रेक दे रहा हूं, डोंट वरी. एवरेज क्लॉज अगर यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता तो एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती थी. वो क्या सिचुएशन? रिलेटेड टू फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस. तो वो मैं ब्रेक के बाद क्वेश्चन है खत्म हो गया हमारा, लेकिन कुछ हम एडिशनल डिस्कशन करने वाले. अगर एवरेज क्लॉज की सिचुएशन क्रिएट हो जाती, इस क्वेश्चन में नहीं हुई तो क्वेश्चन खत्म, लेकिन अगर क्रिएट हो जाती तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट एक फायर फाइटिंग से रिलेटेड है, जो कि इंस्टीट्यूट के मटेरियल में फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस के बारे में कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, उन्होंने वहां पे एक्सप्लेन नहीं करे. और जो पॉइंट मैं कहने जाऊंगा इंस्टीट्यूट के मटेरियल में नहीं लिखा है, उसका अपन लॉजिक समझेंगे और फिर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन है खत्म हो गए, अब एडिशनल डिस्कशन अपन इस सेशन के इस ब्रेक के बात करेंगे. तो आपको मैं यहाँ पे ब्रेक हमारा होता है 15 मिनट्स का, और 15 मिनट्स के बाद फिर जो मैं आपसे एक एडिशनल पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ, उस पर काफी टाइम 10-15 मिनट लग जाएंगे, इसलिए अभी मैं ब्रेक पहले दे रहा हूँ, फिर ब्रेक के बाद में डिस्कस वो करता. तो आपको 15 मिनट्स का ब्रेक है, उसके बाद फिर हम आगे